तो सबसे पहली चीज़, कहानी कैसे हम ढूंढते हैं। आप में से अधिकतर लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों के पास राइटिंग का फ्लेयर पहले से है, लिखना आपको आता है। दो तीन तरह की सिचुएशन होती है। मुझे लिखना आता है, मैं कुछ किताब लिखना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं कहानी कहाँ है, एक सिचुएशन ये आती है। एक सिचुएशन आती है कि मेरे पास कहानी है लेकिन उसको कहाँ लेके जाना है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन आपके पास है। तो मैं सिचुएशन पे आऊँ उससे पहले 96-97 के आसपास की बात है। मैं छात्र राजनीति में था और एक लड़का मुझे मिला। मैं राजस्थान कॉलेज में था, महाराजा कॉलेज का एक लड़का, जयपुर में ये दो कॉलेजेस हैं। महाराजा का मुझे एक लड़का मिला जिसका इंटरेस्ट था कि वो छात्र राजनीति में आए। स्मार्ट सा लड़का था, जेवियर्स का पढ़ा हुआ। तो होता ना कि हमें किसी ने अपना चेहरा बनाया था, हमें भी अपना चेहरा बनाना है। तो मैंने कहा यार मैं भी इसको बनाता हूँ। उससे बातचीत हुई तो उसने कहा कि मैं एनडीए दिया था, एनडीए में फेल हो गया, अब मुझे ना कुछ तो चाहिए, मुझे नाम चाहिए। एनडीए की तैयारी कर रहा था वो। फिर उससे मुलाकातें हुई, उसके घर कई बार आना जाना हुआ। उसकी मम्मी एडवोकेट थी, तो जब तक परिचय हमारा हुआ तब तक मैं ठीक ठाक सा, मेरा नाम हो गया था। अखबारों में एक दो बार उन्होंने मेरा नाम देखा, तस्वीर देखी, तो बेटे को कहा कि अच्छा लड़का नहीं है, इसके साथ नहीं उठना बैठना चाहिए। तो थोड़ी सी डिस्टेंस रही। इन द मीन टाइम मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं घट गई, तो मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाया। व्हाट्सएप और कुछ फेसबुक तो कुछ था ही नहीं, ईमेल भी नहीं हम लोग यूज़ करते थे। 97 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। एक पीरियड में मतलब 8-10 महीने बीच में ऐसा हुआ कि गायब हो गए, ना उसने कांटेक्ट किया ना मैंने किया। मैंने एक दिन उसके घर फ़ोन किया तो पता चला कि वो शहर छोड़ के जा चुका है। उसकी मम्मी ने कहा वो देहरादून में है। मैंने कहा ठीक है। मैंने 3-4 महीने बाद फिर फ़ोन किया। उसकी मम्मी ने कहा अगले हफ्ते आएगा, छुट्टियों पे तब बात करना। तो इतना मुझे समझ में आ गया कि यार अपना जो चेहरा बनने वाला था शहर में तब है नहीं। तो मैंने भी चेज़ करना छोड़ दिया और मैं भूल गया उस आदमी को। 2002 में बीच में पढ़ने के लिए बाहर आ गया था, जब गाज़ियाबाद आ गया था। 2002 में मैं एक बार जयपुर पहुंचा तो मैं उससे मिलने की इच्छा थी। और मैं जब उसके घर की तरफ जाने लगा, तो जो रोड है उसको बजाज नगर रोड कहते हैं, जिसका घर है। तो मैंने देखा रोड का नाम चेंज हो गया है। अच्छा, योगी हमारे सीएम तो कभी भी नहीं थे, लेकिन रोड का नाम चेंज हो गया था। वहाँ पर रोड का नाम था शहीद अभिमन्यु सिंह मार्ग। तो वो जो लड़का देहरादून गया था वो असल में एनडीए गया था। एनडीए गया, 3 साल उसने सर्व किया और वो शहीद हो गया। ये जो कैरेक्टर है ये मेरे पास का कैरेक्टर है। ऐसे कई कैरेक्टर आपके आसपास भी होंगे। आप जब कहानी, अगर आपकी सिचुएशन ये है कि मेरे को नहीं पता कहानी कहाँ है, तो एक बार अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखिए, कहानियाँ आपके चारों तरफ हैं। अब ये कहानी किसकी हो सकती है? क्या ये अभिमन्यु की कहानी हो सकती है जो 3 साल में शहीद हुआ, या ये कहानी उसकी मम्मी की हो सकती है, या ये कहानी उसके भाई की हो सकती है जो फौज में जाना चाहता था लेकिन उसके बाद उसकी मम्मी ने उसको फौज में नहीं जाने दिया। इस कहानी के कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं। ये कहानी अभिमन्यु उसके परिवार की भी हो सकती है और ये कहानी मेरी भी हो सकती है, जिसमें अभिमन्यु का आना और शहीद हो जाना मेरी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है। तो ये हमारे पास, अगर आप कहानियों की बात करेंगे तो कहानी को ढूंढने के जो है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब आपके पास एक आइडिया आ गया तो उस आइडिया के साथ एक क्वेश्चन हमेशा हम पूछते हैं कि व्हाट इफ। इसमें एक और, हाँ, इसकी मैं स्पेशली बात करना चाहता। कई बार क्या होता है कि पास दो कहानियाँ, पत्रकारों के पास बहुत कहानियाँ होती हैं, क्या आप दो कहानियों को मिला सकते हैं? जब मैं जस्ट पर लिख रहा था, वो छात्र राजनीति पर आधारित किताब है, वो पूरी तरह से राजस्थान की छात्र राजनीति की बात करती है। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये बताना था, एक तो जातिवाद और दूसरा किस तरह से बड़ी पॉलिटिक्स को यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स इम्पैक्ट करती है और वहाँ की पॉलिटिक्स कैसे यूनिवर्सिटी को इम्पैक्ट करती है। इन दो उद्देश्य से वो किताब लिखी गई थी। सेकेंड नॉवल जब मैं लिख रहा था तो उस समय में ये लिंचिंग की घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। मेवात में अखड़ा की घटना हुई, मेवात में कई सारी घटनाएं हो रही थी। तो अखबारों में जो मैं पढ़ता था वो, और वहाँ के लोग जो मुझे घटना बताते थे वो, इन दोनों के बीच में बहुत फ़र्क होता था। तो यानी वास्तविकता कहीं और है, वास्तविकता उन दोनों के बीच में है। तो वास्तविकता वहाँ की थी कि एक तो यार वहाँ जो बिजनेस है वो गाय के मांस का बिजनेस है और अवैध बिजनेस है। हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। पूरी पॉलिटिक्स में दोनों गुटों को ये समझ में आया कि भाई अगर अपन फंस गए तो बोलो ये गोमांस लेके जा रहा था, और अगर वो फंस गए तो बोले कि हमें जो है गोमांस के नाम पे मारा। ये गणित दोनों साइड का मरता है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं। तो कुछ जगहों पर लेके भी गए तो वहां से मुझे बहुत सारी स्टोरी मिली, तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में कहानी लिखनी चाहिए। इसी बीच में उन्नाव रेप केस भी काफ़ी चर्चा में था। उन्नाव रेप केस में बहुत सारी घटनाएं ऊपर नीचे हो रही थी। आपको पता है कि उसके टक्कर मार दी गई, लड़की बीच में गायब हो गई, बहुत सारी घटनाएं हुई, पार्टीबाजी हुई। में
एक हिंदू की न्यूज़ थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि गांव के लोगों का कहना है कि सेंगर जो है वो कुछ भी कर सकता है, रेप नहीं कर सकता। ये गलत था। तो मैं वहाँ से बस खटका कि क्या हो कि ये गलत फंसा हुआ हो कहानी में। और उस पूरे केस को ढूंढा अखबारों की, मेरे पास सबसे ज़्यादा क्लिपिंग्स पड़ी हुई हैं, आर्टिकल उसके बारे में आए थे छोटे बड़े। एक वो घटना थी और एक मेवात की घटना थी। तो मुझे लगा दो नॉवल क्यों लिखूं, क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं एक जगह। तो मैं उस पूरी कहानी को उठा के मेवात में ले आया, जहां की एक रेप की घटना मंत्री के द्वारा की जाती है। फिर जो राजनीति होती है वो कैसे होती है और दिल्ली का मीडिया उसमें इन्वॉल्व होता है। जो राजस्थान की उस छोटी घटना में दिल्ली का मीडिया जब इन्वॉल्व होगा तो दिल्ली के मीडिया का अपना एक इम्पैक्ट, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का इम्पैक्ट है, वो मीडिया कैसे काम करता है। कहानी है वो मैशअप है बहुत सारी चीज़ों की। तो आपके पास ऐसी कई घटनाएं होंगी जो कि अलग अलग होंगी, वो जुड़ सकती हैं। कई घटनाएं आप अपने आप क्रिएट कर सकते हैं, पात्र आपके आसपास हैं। व्हाट इफ़ की जो बात होती है, अभी आपके सामने हम सब जानते हैं दुर्घटना हुई बहुत बड़ी अहमदाबाद में, एक आदमी के बचने की बहुत सारी कहानियाँ चल रही, किस्मत थी, भाग्य था। एक आज किसी और ने शेयर किया था कि 1998 में और कोई एयर इंडिया में बचा था जो कि उसी सीट पे बैठा हुआ था 11 नंबर पे। ये एक और स्टोरी आती है। एक स्टोरी आई कि एक लड़की जो है ट्रैफिक जाम में फंस गई और वो बच गई। अब ये कहानी बचने वाले की भी हो सकती है, कहानी कहीं और की भी हो सकती है, लेकिन ये कहानी लिखी जा चुकी है। यूट्यूब पे एक मूवी है, यूं होता तो क्या होता, अब देखिएगा, बहुत शानदार फिल्म है। इसमें 5 अलग अलग पात्रों की कहानी है, पांचों के जीवन में अलग अलग घटनाएं होती हैं और पांचों जो है यूएस जाना चाहते हैं एक फ्लाइट में बैठ के, और सब फ्लाइट में बैठते हैं, एक की फ्लाइट छूटती है और उसके बाद अंत जो है वो आप देखें, वो मैं नहीं कहूँगा। तो वो मैशअप है, 5 अलग अलग पात्र, उनकी कहानी को एक साथ जोड़ा गया। तो ये जो है कहानी आप अपने आसपास ढूंढते हैं। अब पॉइंट ये है कि ये जो है हमने देख तो लिया, लेकिन आगे क्या। तो सवाल आपको पूछने पड़ेंगे जिसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। 1984 सरकार अगर आपके जीवन के हर पक्ष पे नजर रखे तो क्या होगा। आप अगर इसके बाद शुरू करेंगे तो इंसिडेंट आपके बनने शुरू हो जाएंगे। या हम गुनाहों का देवता की बात करें तो एक अनकहा सामाजिक बंधन हुआ है। या आपका बंटी, इसमें माँ की जो भूमिका है वो समाज में जिस तरह की भूमिका माँ की बताई जाती है उससे अलग होता चला जाता है। माँ के कष्ट को आप देखते हैं और एक जीवन अपना उसने जीना शुरू कर दिया, पूरा जीवन चेंज हो गया। तो उस कैरेक्टर को उन्होंने चेंज किया है। मेरा जो उपन्यास है उसमें महिला मुख्यमंत्री है और उसके समय एक मंत्री के ऊपर नाबालिग के बलात्कार का आरोप है और सरकार समर्थन पे टिकी हुई है। तो घटनाक्रम कैसा होगा। तो व्हाट इफ अगर आपके पास आता है, आप कहीं ना कहीं बिल्टअप करना शुरू करेंगे स्टोरी को, मैं किस दिशा में या कहाँ कहाँ हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि कहानी के अंदर घटनाएं आपको चाहिए, एक नरेशन आपको चाहिए, और नरेशन के लिए व्हाट इफ जो है वो आपको हेल्प करेगा। प्लॉट आप क्रिएट करें, और इस जो भी आपका स्टोरी आइडिया है, प्लॉट जो है ये बेसिकली ढांचा है, आपका कंक्रीट का ढांचा है जिसपे कि आपकी पूरी स्टोरी बिल्ड होगी। 3 एक्ट और 5 एक्ट जो है, कुछ लोग ड्रामेटिक्स में होंगे वो जानते होंगे, इसकी बात की जाती है। इसमें जो है स्टोरी आपकी इंट्रोडक्शन होगा, एक पीक पॉइंट आएगा और फिर आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हर कहानी इसी तरीके से लिखी जाती है। इसी 3 को हम 5 भी करेंगे, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन साथ ही एक जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी पात्र की कहानी बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के नहीं हो सकती। मैं वहाँ से यहाँ आया, यहाँ से वापस चला गया, ये कहानी नहीं है। कहानी इसके बीच में कहीं है। कहानी आप अगर अपने घर से आए और आके सुन के वापस चले गए, वो नहीं है। कहानी जो है यहाँ आने के बीच में जो आपकी मनोदशा है या कुछ और घटना होती है, वो कहानी है। कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर है। तो आपका जो भी कैरेक्टर है उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उस कॉन्फ्लिक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। गुनाहों के देवता में चंदर जो है अपने गुरु की बेटी से विवाह नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, ये उसकी नैतिकता का दबाव उसके ऊपर है, वो प्रेम उसके ऊपर है। सुधा जो है उस प्रेम को बता नहीं पा रही है और दोनों ही जो है घुटते चले जा रहे हैं। तो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो उनका है, वो नजर आता है। कॉन्फ्लिक्ट आपका इंटरनल भी होगा किसी कैरेक्टर का, कई केसेस में बाहरी भी हो सकता है। मेरे उपन्यासों में अंदर से ज़्यादा बाहर की घटनाएं हैं। बाहर एक घटनाक्रम घटता है, उसका जो असर होता है वो हमें नज़र आता है। अच्छा, हर कैरेक्टर के पास कुछ ना कुछ तो करने को है, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आप जिस भी कैरेक्टर को लेके आते हैं उसके आने का एक उद्देश्य कहानी में होना बहुत ज़रूरी है। वो आएगा और जाएगा, उसको सर्कल बैक करना चाहिए।
जनता स्टोर जब मैं लिख रहा था तो पसंद वो सबको आई। उसमें कुछ एक कैरेक्टर्स हैं जिसको मैंने एंड नहीं किया, और मैंने एंड इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा ज़रूरत ही नहीं। एक कैरेक्टर अगर कोई मुझे यहाँ पानी पिलाने आया है तो पानी पिला के वो चला गया, तो मुझे लगता है उसका इतना ही काम था। मुझे कई लोगों ने फीडबैक दिया, मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, ये मेरा थॉट प्रोसेस था, चल गया, चूँकि कहानी का स्पीड उसकी इतनी ज़्यादा थी कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर क्राफ्ट की दृष्टि से वो कमज़ोर पक्ष था। क्राफ्ट की दृष्टि से अगर कोई भी पात्र आ रहा है तो वो आके कहीं न कहीं जाएगा। एक कैरेक्टर, मैं साउथ की कोई डब्ड मूवी थी उसको देख रहा था, तो इसमें कैरेक्टर का मुर्गा चुरा के, नहीं साउथ की नहीं थी ये, एनीवे मैं भूल गया हूँ नाम क्या था उसका। इसमें जो विलन है, विलन की एंट्री होती है, एंट्री होने के साथ विलन का जो मुर्गा है उसको चुरा के हमारा हीरो उड़ा देता है, लेकिन उसका पूरा ढका हुआ है जिस पिंजरे में मुर्गा रखा हुआ है। उस कैरेक्टर को जब सर्कल बैक करके वो एंड करते हैं तो वहाँ ये दिखाते हैं कि जब उसे पता लगा तो वो चिल्ला गया, उसको एंड यहाँ पे किया क्योंकि कैरेक्टर की कहानी उतने तक ही थी, वहाँ पे उसको एंड कर दिया गया। तो आपके हर कैरेक्टर को कहीं न कहीं सर्कल बैक करके एक जगह पे आपको क्लोजर जरूर देना है। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, हर स्टेज पे उनके स्टेक्स इंक्रीज होने चाहिए, आपका इंटरेस्ट वहीं पे बनना शुरू होगा। कुछ भी घटनाक्रम ऐसे होने चाहिए कि अभी जो सिचुएशन है उससे ज़्यादा कठिन सिचुएशन होती चली जाए, ये आपको क्रिएट करना है। जनता स्टोर का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम मयूर भारद्वाज है। मयूर भारद्वाज एक मस्त मौला लड़का है। कॉलेज में उसका झगड़ा हो गया, एक किसी ने कहा छात्र नेता से मिलवाते हैं, मिल के आया, छात्र नेता बहुत डैशिंग था तो वो इंस्पायर हो गया। यहाँ पर जो इस कैरेक्टर को आप देखें तो ये प्रोटैगनिस्ट मेरा जो है इंस्पायर हो रहा है सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी से। जिस छात्र नेता से मिलके आया वो विलन है मेरी कहानी का। वो उसका जो अपना मोटिवेशन है कि उसको छात्र संघ अध्यक्ष बनना है चाहे जो हो जाए, उसका अपना एक मोटिवेशन है। वो अपने अध्यक्ष बनने के लिए मयूर भारद्वाज को धोखा देता है। मयूर को अब अध्यक्ष बनना है सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना हिसाब किताब चुकता कर सके। और जब इन दोनों का झगड़ा शुरू होता है तो हर मोमेंट पे एक नई घटना होनी शुरू होती है। तो हम जो बात कर रहे थे कि आपकी शुरुआत, जब भी आप कहानी को करते हैं आपकी एक शुरुआत होगी। उस शुरुआत में आप उस दुनिया को आइडेंटिफाई करवाते हैं, आप बताते हैं कि कैरेक्टर क्या है, उसकी दुनिया क्या है, उसके आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं। ये परिचय का तरीका है जो हमने शुरू किया एक मोमेंट पे। और ये मोमेंट जो है कोशिश करें कि पहले 10-12 पेज में आ जाए कि एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ से कहानी ट्रिगर होगी, कहानी वहाँ से पिक करती है और एक आपका नैरेटिव सेट होना शुरू होता है। जनता स्टोर में ये लड़के कॉलेज में हंसी कर रहे हैं, आप बस उनको पहचान पा रहे हैं कि अच्छा ये कोई कॉलेज के मस्तीखोर लड़के हैं। 8वें पेज पे झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा जो है बताता है कि अब ये छात्र नेता के पास जाएगा। यहाँ से वो कहानी ट्रिगर होती है और उसके बाद कई घटनाएं होती रहती है। तो हर उपन्यास में आप देखेंगे इस तरह के घटनाक्रम आते जाएंगे। सिचुएशन आएगी जहाँ पे कि पीक होगा। अगर आप मूवीज़ को देखें, मूवीज़ में इंटरवल वहाँ होता है जहाँ पर जो इशू सबसे बड़ा बन चुका है और अब हीरो को उसका सॉल्यूशन खोजना है। आपकी कहानी का मिड पॉइंट हमेशा वो हाई टेंशन पॉइंट होगा। उस हाई टेंशन पॉइंट के बाद से आपको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू करना है। फिर जो है जितने आपके लूज एंड हैं उन लूज एंड्स को आप ऐड करेंगे और एंड जो है आपका वो कहानी का आएगा। तो अगर हम इसको ग्राफ में देखें तो ये कुछ इस तरह से रहेगा कि आपकी कहानी इधर शुरू होती है, कुछ एक इंसिडेंट आया और फिर सबसे बड़ी घटना एक जिसको आप प्लॉट पॉइंट 1 कह सकते हैं, एक बड़ी घटना यहाँ पर आती है जहाँ से कि प्लॉट ट्विस्ट होता है। मेरी कहानी का प्लॉट यहाँ पर है कि यहाँ पर राघवेंद्र शर्मा जो कि एंटागनिस्ट है उसको टिकट नहीं मिला और उसकी जगह पर मयूर भारद्वाज को सांत्वना देने के लिए एक छोटे पद पर चुनाव लड़ा दिया गया। ये पहला चेंज है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो है दोनों का धोखाधड़ी सामने आ चुकी है और फिर नेक्स्ट मयूर भारद्वाज के ऊपर एक रेप केस लग जाता है चुनाव लड़ने से ठीक पहले। कहानी यहाँ से फिर चेंज होती है और फिर आगे जो होता है वो मैं नहीं बताता वरना आप पढ़ोगे नहीं। तो आपकी स्टोरी के अंदर प्लॉट पॉइंट्स इस तरह के आने चाहिए जहाँ से कि पूरी स्टोरी स्विच होगी। तो आप जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे प्लॉट पॉइंट्स क्या होंगे और कहाँ पर वो जाएंगे। अच्छा, कहानी लिखने के कई तरीके हैं। आप पढ़ेंगे अलग अलग, एक लीनियर प्लॉट होता है उसमें कहानी ए पॉइंट से शुरू होती है Z पॉइंट तक जाती है। ABCD आपकी कहानी एक सीक्वेंस में चल रही है। आज की तारीख शुरू हुआ, दूसरी, तीसरी,
चौथी पांचवी घटना कंटिन्यूएशन में चल रही है। एक है जिसमें कि नॉन लीनियर प्लॉट है, ये कहीं से शुरू होगी कहानी, वहाँ से कहीं पीछे जाएगी, फिर आगे आएगी, आज की घटना में आएगी, पीछे जाएगी। तो एक प्रोसेस आपका ये है। तीसरा है मल्टी थ्रेडेड प्लॉट। ये वहाँ पर आता है जहाँ पर कि आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर एक साथ जो है कई कहानियाँ चलती हैं। इनकी कहानियों को आप साइमल्टेनियसली अलग अलग चलाते हैं और उसको साथ में एक जगह पर आकर मिलाते हैं, ताकि इनकी कहानियाँ, इनकी ज़िंदगी आपस में टकरानी चाहिए। यूँ होता तो क्या होता आप देखिएगा, वो इसी तरह की कहानी है। पांचों कैरेक्टर्स का कोई कनेक्शन नहीं है और कैरेक्टर आखिर में आके एक जगह पर मिलते हैं। तो ये जो है इस तरह के आपके पास 3। तो आप जब भी अपना प्लॉट डिसाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके स्टोरी आइडिया के बाद, अभी लिखना शुरू करने से पहले की हम तैयारी की बात कर रहे हैं कि आपको कुछ मेजर पॉइंट स्ट्रक्चर में बनाने पड़ेंगे कि मेरा इंसिडेंट ये है, कहानी मेरी यहाँ से मूव होगी, कहाँ पे जाएगी। हालांकि उपन्यास लिखने में बहुत से लोगों का ये कहना है कि एंड नहीं सोचना चाहिए, कहानी अपना अंत खुद खोजती है। वो भी एक तरीका है। एक तरीका है कि अंत आपने सोचा। अगर आपको कहानी आपके पास है और आपको अंत आपको नहीं सोचना आगे कहाँ बढ़ना है, तो फिर आपको अंत सोचना चाहिए। अंत सोचने से अगर आपको ये पता है कि नोएडा सेक्टर 27 से 62 आना है, तो आपको रास्ता आपको पता है, भले ही बीच में आप रास्ता चेंज कर दीजिए। तो ये जो है एक बहुत आसान तरीका है फंसने की सिचुएशन में कि एंड आप डिसाइड करें, फिर आप कहानी को उस दिशा में मूव करें। पॉसिबल है कि आप उसी एंड पे जाएं, ये भी पॉसिबल है कि आपका एंड चेंज हो जाए। जनता स्टोर का एंड वही है जो मैंने सोचा था, 2.5-4 का एंड वो नहीं है जो मैंने सोचा था। लेकिन जब वो जर्नी मेरी शुरू हुई तो 3/4 के बाद मुझे लगा कि मेरा अंत बदलना चाहिए। ये कहानी के बीच में आपको समझ में आएगा। लेकिन जो होता है ना कि राइटर्स ब्लॉक, आप अटके हुए हैं, कहानी आगे कैसे बढ़े, वहाँ पर ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, कहानी के एंड को डिसाइड करना। तो क्रोनोलॉजी जो है वो आपको समझनी चाहिए। उपन्यास में और कहानी में एक बड़ा फर्क ये है कि कहानी जो है एक व्यक्ति की कहानी रहती है, उसके आसपास छोटे कुछ कैरेक्टर बुने जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उपन्यास में एक प्लॉट के ऊपर पूरा उपन्यास बुनना कठिन काम होता है। एक्सपीरियंस के बाद आप कर सकते हैं, निर्मल वर्मा अगर आप हो जाएं तो आप कर सकते हैं, लेकिन निर्मल वर्मा होने में समय लगेगा। तो जब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो हमारे को सब प्लॉट चाहिए। हर प्लॉट के साथ आपका एक मेन स्टोरी है। मेरी जो मेन स्टोरी है वो है मयूर भारद्वाज और राघवेंद्र शर्मा की, लेकिन सब प्लॉट जो है मेरा वो चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर का है। तो वो जो सब प्लॉट है वो सब प्लॉट कहानी को आगे बढ़ाएगा, और ये सब प्लॉट कई हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। उसी सब प्लॉट में एक रेप भी है, उसी सब प्लॉट के अंदर जो है एक ऐसा लड़का भी है जिसको अपने दोस्त से खुन्नस है। वो छोटे छोटे प्लॉट्स जो है मेन प्लॉट को सपोर्ट करेंगे। आप उन कहानियों को जब जोड़ेंगे तो आपका एक बड़ा उपन्यास बन के आना शुरू हो जाएगा। उपन्यास को इंटरेस्टिंग बनाने का एक तरीका और है कि आपको हिंट कभी कभी छोड़ने चाहिए। मेरे उपन्यास में मेरे प्रोटैगनिस्ट का सबसे खास दोस्त एक मोमेंट पे ये कहता है, जब उसका प्रोटैगनिस्ट मेरा चुनाव हार गया, वो सिर्फ इतना कहता है कि आज तक चुनाव वही जीता है जिसको मैंने वोट दिया है। ये हिंट वहाँ पर हमने छोड़ दिया कि यानी घर के अंदर ही धोखा हुआ है। वहाँ से आगे लूज एंड जो है हम बाद में करते हैं कि कहाँ पे वो पे ऑफ होगा। अगर इंटरेस्टिंग स्टोरी बनानी है तो किसी भी पाठक को बहुत मज़ा आता है जब उसको पीछे कोई हिंट मिलता है और आगे देखते कर यार ये सॉल्यूशन हो गया। आप मूवीज़ देखते टाइम में नोटिस कीजिएगा, कोई छोटी सी घटना कहीं पे दिखती है और उस घटना का एंड में जब आपको कनेक्शन मिलता है तो आपको एक अलग ही खुशी, अच्छा अरे वहाँ पे हुआ था। ये चीज़ें जो है रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैटर करती हैं। हालांकि बहुत से साहित्यकार इस बात पे मुझे कोसते हैं कि आप पाठक के पॉइंट से सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं किताब को पाठक के लिए ही लिख रहा हूँ। तो मैं पाठक के पॉइंट से सोचता हूँ कि जब वो पढ़ेगा तो वो कैसे पढ़ेगा, उसको क्या फील होगी, मुझे कैसा फील होता है पढ़ते हुए। तो इसकी कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। गोदान का एग्जाम्पल मैंने लिया क्योंकि अधिकतर लोगों ने पढ़ी हुई है। तो इसका जो मेन प्लॉट है वो है कि होरी गोदान करना चाहता था, ये उसका मेन प्लॉट है। अब जब आप उस स्टोरी को देखना शुरू करेंगे उसमें सब प्लॉट कई सारे नज़र आएंगे, उसमें आपको प्लॉट पॉइंट्स नज़र आएंगे कि गोदान करने से पहले उसके ऊपर जो कर्जे होते हैं, गाय आती है, उसके भाई की जो दुश्मनी है, ये सारा उसका सब प्लॉट है। उसका जो बेटा है गोबर, उसका झुनिया से प्रेम हो जाता है। वो पहले ही एक निचले तबके में माना जाता है, झुनिया और भी निचले तबके में मानी जाती है।
तो विद इन दैट वो जो कास्ट का इक्वेशन है वो नजर आता है। उस इक्वेशन के अंदर इन दोनों के प्रेम की वजह से होरी के जीवन में क्या बदलाव आते हैं। तो होरी के जो गोदान की इच्छा है वो इस प्रेम से बदलता है। गोबर शहर चला जाता है, शहर जाता है, वहाँ पर उसकी मिस मालती से मुलाकात होती है। मिस मालती एक शहरी अर्बन महिला हैं जो पार्टीज़ में जाती हैं, जो कि आर्म चेयर विमर्श जो होते हैं वो करती हैं। उनके साथ सारे लोग वाइन पी के विमर्श करने वाले हैं कि समाज में गरीबी कैसे दूर हो। गोबर उनकी बातें सुनता है और वो क्रांतिकारी होना शुरू होता है और अपने गांव में आके वो साहूकारों से उसके साथ झगड़ा कर रहा है। तो मिस मालती का एक्चुअल में कहानी में कोई रोल नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन मिस मालती की जो कहानी है वो भी एक सब प्लॉट है, क्योंकि मिस मालती की कहानी जो है ये गोबर के माइंडसेट को चेंज कर रही है। गोबर के माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको एक कैरेक्टर चाहिए था जो कि मिस मालती की कहानी में आता है। मिस मालती की कहानी को बताते हुए आप साथ ही बताते हैं जिस होरी की दुनिया का भी आप गांव में देख रहे थे, उसी दौर में शहर में क्या हो रहा था। शहर में कुछ और चल रहा था। वो गोबर जब आके क्रांतिकारी घर में बनता है तो फिर होरी की जो गोदान की इच्छा है जो कि आपका मेन प्लॉट है उसमें ट्विस्ट आता है। होरी के भाई की जो दुश्मनी है भाई के साथ, वो कहानी में ट्विस्ट लेके आती है। तो ये जो सारे छोटे छोटे प्लॉट्स हैं ये ट्विस्ट लाएंगे। यही सारे सब प्लॉट्स भी, सब प्लॉट के अलावा इसी में आपको कई सारे प्लॉट पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। काशी में बात करें तो मुख्य प्लॉट वही है कि ये तो कथेतर है, तो कथेतर में उन्होंने काशी का जीवन और संस्कृति बताई है, लेकिन पॉलिटिकली देश दुनिया में क्या हो रहा था, पप्पू की चाय को काशीनाथ सिंह ने उसमें दिखाया। पप्पू की चाय की दुकान के ऊपर जो बहस होती है उस बहस को वो दिखाते गए और वो जो है आपको बताता है कि लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज हो रहा है। ये इस सब प्लॉट का किस्सा है। जनता स्टोर की ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करूँगा। गुड प्लॉट की अगर हम बात करें, कैरेक्टर का गोल, कॉन्फ्लिक्ट और स्टेक्स, कॉज एंड इफेक्ट, कहानी आगे बढ़नी चाहिए और अंत जो है वो पाठक को थोड़ा सेटिस्फाई करके जाए, जैसा भी आप चाहें। ये आपके गुड प्लॉट की तैयारी है। अब नेक्स्ट जो आता है वो है कि कैरेक्टर्स को आप कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि कहानी बिना कैरेक्टर के नहीं हो सकती है। तो कैरेक्टर के लिए हर किसी की एक इच्छा है, जो हमने बात की, होरी की गोदान की इच्छा है। गोबर जो है उस गरीबी से बाहर निकलना चाहता है, झुनिया को सिर्फ प्रेम चाहिए। होरी के भाई को अपना भाई आगे बढ़ते हुए नहीं देखना है। तो हर किसी का अपने अंदर जो है एक अच्छाई और बुराई है, दोनों चीजें वहां पे नजर आती हैं। हर किसी की एक बैक स्टोरी होगी। यहाँ हर तो नहीं, लेकिन आपके प्रोटैगनिस्ट की एक बैक स्टोरी की अगर ज़रूरत है तो आप उसको ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि वो बैक स्टोरी हेल्प करती है कैरेक्टर को समझने में, कैरेक्टर को आगे ले जाने में। कैसे वो हैं, दिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, उनका अपना एक स्टाइल होगा, कोई वो जुमला उनका होगा जिससे कि वो कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया जाए। एक और चीज़ जो होती है कई बार कहानियों को बोरिंग बनाती है, वो होती है कैरेक्टर आर्क्स नहीं है। कैरेक्टर जैसा पहले सीन में था आखिरी सीन तक वैसा ही रह जाता है और यहाँ से जो है आप कैरेक्टर से चिढ़ते हैं। तो क्या वो कैरेक्टर चेंज किया जाना चाहिए? वो समय के साथ, घटनाओं के साथ चेंज होते हैं क्या? कई बार उनका चेंज ना होना भी अपने आप में एक आर्क है। डिपेंड करता है कि आप कहानी को कैसे लेते हैं। चंदर गुनाहों के देवता में नहीं चेंज होता, वो हमेशा वैसा ही रहता है जैसा वो डे 1 पे था। तो वो खींच पैदा करती है। एक मोमेंट पे जब आप गुनाहों का देवता पढ़ेंगे आपको खींच पैदा होगी। लेकिन गुनाहों के देवता की एक और ख़ास बात है कि जब आप कच्ची उम्र में उसको पढ़ते हैं आप रोते हैं, और इस उम्र में आपको लगता है कि यार क्या बकवास किताब थी ये। एक ही किताब के दोनों तरह के फीडबैक है, और उसका कारण अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये सब उसका कारण है, क्योंकि जिस उम्र में आपने पढ़ा था आप प्रेम को महसूस करना शुरू किए थे उस पीरियड में। उस पीरियड में आपने दुनिया उतनी नहीं देखी कि आप कैरेक्टर के आर्क्स को समझे, तो आपको मज़ा आता है कि अरे कितना अच्छा आदमी है। बिल्कुल नहीं चेंज हुआ। धीरे धीरे आप चेंज होते हैं और आपकी अपेक्षाएं अपने पात्रों के साथ चेंज होनी शुरू होती है। मेरी कहानियों में कोई भी पात्र हीरो या विलन है ही नहीं, सब ग्रे शेड वाले हैं। किसी में 70% अच्छा है, 30 बुरा है, किसी में 30 अच्छा है, 70% बुरा है। तो उसी हिसाब से आपने तय किया कि वो हीरो है या वो विलन है। मैं कुछ एक आपको जीवकांत, ये शुरुआत ही है कैरेक्टर के पहचान की। जीवकांत दुबला पतला बमुश्किल 23-24 साल का छात्र है। गोरा रंग, निकलता कद, अगर तरीके से कपड़े पहनता तो कुल मिलाकर सुंदर भी लगता, लेकिन वह पोशाक के प्रति निहायत लापरवाह है। मुड़ी तुड़ी पैंट पर ढीली ढाली पूरे बाजू की कमीज इस तरह पहनता है मानो पहनना
मजबूरी हो, कमीज तो हमेशा पैंट के बाहर ही रखता है। कहने वाले कहते हैं कि इससे उसे पिस्तौल छिपाने में आसानी होती है। हालांकि किसी ने आज तक उसके हाथ में पिस्तौल देखी नहीं, लेकिन आम धारणा यही है कि वह हर वक्त पिस्तौल से लैस रहता है। आपके सामने छवि बन गई है एक आदमी की, एक दुबले पतले आदमी की, और आप इसी में देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्शन आना शुरू होता है। एक दुबला पतला छात्र है, निरीह था यहाँ तक, सुंदर है, कपड़े पहनता तो और सुंदर लगता, तो आपने ये माना कि ढंग के कपड़े नहीं पहनता और ढंग के कपड़ों की और अस्तसी कर दी गई है यहाँ पे आके मुड़ती पैंट में। और फिर अचानक से आता है कि उसे पिस्तौल छिपाने में आसानी होती। तो ये लड़का जो है अभी एक विलन के तौर पे आपके पास यहाँ चेंज हुआ। आगे भी इसी का कैरेक्टर बताया जाता है और वो चेंज होते चले जाते हैं। एक दूसरे कैरेक्टर की इसी उपन्यास में, ये महाभोज का है ये, इसी में अगर आप देखें तो शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दा साहब का इंट्रोडक्शन यहीं से हुआ है। अपने निजी कमरे में एक कोने में अकेले बैठे हैं, मौन, गंभीर, कुछ चिंतित और परेशान भी। पर चिंता है कि उसके कोई आसार बाहर नहीं है। चेहरे की सौम्यता ने उसे भीतर ही ठेल रखा है। फिर भी इतना जरूर लग रहा है कि गहरे डूबे हुए हैं। हाँ, बीच बीच में फ़ोन की घंटी बजती है तो कुछ क्षणों को उबर आते हैं, पर बातों में कहीं कोई हड़बड़ी, कोई परेशानी नहीं। वही उनका अपना खास अंदाज, कम शब्द, सधी आवाज़। इतने के साथ आप इतना समझ जाते हैं कोई तो बड़ी घटना हुई है। और ये जो आदमी है ये कोई बहुत चतुर आदमी है। ये डिस्क्रिप्शन जो है आपको इन लाइंस के थ्रू दे दिया गया राइटर का। तो ऐसा नहीं कि हर बार आपको लिखने की जरूरत है कि वो बहुत चतुर आदमी थे या वो बहुत समझदार आदमी थे। ये जो डिस्क्रिप्शन है कैरेक्टर का, कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शन में आप उनके शरीर का खाका, उनका स्टाइल और उनका माइंडसेट सब कुछ समझ पाते हैं। ये मेरे एक उपन्यास का हिस्सा है। उस बड़े आंगन के में देग में पक रही बिरयानी की खुशबू ऐसी थी कि कोई शाकाहारी व्यक्ति भी एक बार को रुककर होठों पर जीभ फिरा ले, मगर 21 साल के एजाज हुसैन ने एक बार भी नजरें उधर न घुमाई। वह आंगन से होता तेजी से सीढ़ियां चढ़ा और बोला, सब खैरे, आप ही ने सुभाष यादव को मरवाया। ये टाइपो नहीं है, ये लिखा गया है। पठानी कुर्ता पजामा पहने, लंबी दाढ़ी, अधपके बाल वाला शाहिद हुसैन हाथ में पुराने जमाने का रेडियो रियाज की ट्यूनिंग सेट कर रहा था। उसने अपने बेटे एजाज की बात को अनसुना करते हुए सवाल कहा, आप ही ने नहीं, आप ही ने, कह रहे नहीं कह रहे, जुबान साफ करो, आगे चल के चुनावी भाषण देने हैं, ऐसी जुबान में भाषण दोगे तो कोई नहीं समझेगा। ये पहला इंट्रोडक्शन है इन दोनों कैरेक्टर्स का। लेकिन क्या इतने में आप समझ पा रहे हैं कि एजाज हुसैन एक नेता है? क्या आप समझ पा रहे हैं कि वो अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहता है? तो हमने उसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन के साथ हमने उनके इंटेंशन को भी 2 पैराग्राफ के अंदर कर दिया है। इसी तरह से एक और कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है कि अमित हंसा और फिर मजदूरों को धमकाते हुए बोला, अबे जल्दी हटा ये पूर्व विधायक की बल्लियां, यहाँ अभी विधायक खड़े हैं हजारा के। मजदूरों ने उसे देखा और बिना कुछ बोले बल्लियां हटा दी। राघवेंद्र की गाड़ी हजारा शहर की सड़क पर धूल उड़ाती आगे बढ़ गई। जीप से गाने की आवाज आ रही थी, यहाँ के हम सिकंदर। ये कैरेक्टर एरोगेंट, एग्रेसिव, यंग है। अभी मैंने इनकी उम्र नहीं बताई है, पर मैं एज्यूम करता हूँ कि आप इससे इस बात का अंदाजा लगाते हैं। गाड़ी तेजी से निकली तो चबूतरे पर बैठे चंगेज खान ने आवाज दी, हजारा में तेज न चला करें लल्ला, जो तेज चल रहे हैं मर जाए हैं। ये भी कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है और इसके बाद किसी ने उससे पूछा और वो कैरेक्टर आगे की कहानी बताता है। तो किसी भी किताब में जब आपके पास स्टोरी, प्लॉट पॉइंट तैयार है तो ओपनिंग बहुत मैटर करती है। हमने ये देखे अधिकतर ओपनिंग के सीन है या ओपनिंग के आसपास के सीन है। क्या आप एक हुक वहाँ पर दे सकते हैं? जब मैं जनता स्टोर लिख रहा था तो उसका जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में एक एम्बेसडर कार के अंदर 3 लोग ऑमलेट खाते हैं। ऑमलेट खा के बाहर निकलते हैं और उनके ऊपर गोलियां चल जाती हैं। बातचीत जिस तरीके से उनकी गाड़ी के अंदर हंसी मजाक चल रहा है, आप एज्यूम नहीं करते कि नेक्स्ट शॉट में क्या होने वाला है, लेकिन नेक्स्ट शॉट में गोलियां चलती हैं और वहां से रुकते हैं कि क्या हो रहा है। इसी जगह पर आप उस दुनिया को सेट करते हैं। आप पहले पेज में मैं ये सेट करता हूं कि ये जो है कुछ तो थ्रिलर होने वाला है, ये जो है कहानी कहाँ की है। पहले ही बार में गोलियां चल रही हैं तो यानी आगे कुछ तो एक्शन होने वाला है, कुछ स्टेक्स यहाँ पर हाईलाइट होने वाले हैं। तो शुरुआत के लिए अगर
और ये मैं ज़्यादातर जो पॉपुलर राइटिंग की बात करते हैं उसके हिसाब से कहूँगा कि ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें, कि सस्पेंस, सरप्राइज, क्यूरियोसिटी, शॉक, एक्शन, ऐसी कई चीज़ों से आप शुरुआत कर सकते हैं। ह्यूमर से आप शुरुआत कर सकते हैं, जो कि कहानी को बांधने का तरीका है। तो सीन को जब सेट करना हो, जब आप शुरुआत सीन को सेट करते हैं, तो कई तरीके हैं। 4 तरीके जो मुझे ध्यान आते हैं, हो सकता है 4 तरीके और आ जाएं। एक है कि हम कैरेक्टर के बेस पे शुरू करें, जैसे जीवकांत की कहानी हमने देखी, कैरेक्टर के ऊपर है। इंसिडेंट बेस्ड कहानी हो सकती है, जो मेरे उपन्यास में इंसिडेंट के साथ कहानी शुरू होती है। लोकेशन बेस्ड कहानी हो सकती है, और कई बार समय से शुरू हो सकती है कि 1947 की ये बात है, आप वहां से उसको शुरू कर सकते हैं। कुछ एक ओपनिंग्स हैं। 25वीं बार कॉल करने पर भी नो रिप्लाई रहा तो विक्रम ने अपना फ़ोन खींचकर सड़क पर दे मारा। उसे लगा कि उसे ये नहीं करना चाहिए था, अब वो कॉल कैसे करेगा। वो जैसे ही फ़ोन उठाने के लिए सड़क पर झुका कि उसने देखा सामने से एक लड़की दुल्हन के गेटअप में भागती हुई आ रही है, मगर पैरों में इसने स्पोर्ट शूज़ पहने हुए हैं। आप देखें कि जो हमने पहले बात की थी, करेक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाता है, उसके कपड़े, लड़की शादी से भाग रही है स्पोर्ट शूज़ पहनकर, इतना हम हैं यहाँ पर। बॉस, ये बाइक तुम्हारी है। विक्रम समझ नहीं पाया उसका क्या कहना है। बाइक स्टार्ट करो ना जल्दी, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। विक्रम उसे देख रहा था, इस बार वो चलाई, बहरे हो क्या, चाबी निकालो, स्टार्ट करो। विक्रम ने बाइक स्टार्ट की और लड़की पीछे बैठ गई। अब आगे क्या होगा, आप यहाँ से जानना चाहते हैं कि आगे कहानी में क्या होगा। ये एक और जो स्टोरी का पार्ट था, ये जो मेरा अपना उपन्यास है उसकी बात है, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि आप उसको पढ़ें। ये as I sit here with one on either side of ledge, looking down from 12 stories of the street of Boston, I can't help but think about suicide. ये एक उपन्यास की ओपनिंग लाइन है, जहाँ पर कि कोई पैर लटका के बैठा है और सुसाइड के बारे में आ रहा है। जब तक आप अगली लाइन पे नहीं आते हैं, आपको लगता है कैरेक्टर कूदने की तैयारी में है, लेकिन अगली लाइन कहती है, नॉट माई ओन, आई लाइक माई लाइफ इनफ टू सी इट थ्रू, आई एम मोर फोकस्ड ऑन अदर पीपल, how they ultimately come to the decision to just end their lives. Do they ever regret in the moment after letting go and the second before they make impact? There has to be a little bit of remorse in the brief free. Do they look at the ground and it rushes toward them, well crap, this was a bad idea. तो आप कैरेक्टर को सुसाइड से उसने एकदम से उसको ह्यूमरस एंगल कहीं ना कहीं दे दिया कि सुसाइड करने वाला कूदने के बाद सोच रहा हो कि यार कूदना नहीं है मुझे, तो आप बंधते हैं। इसके ऊपर एक मूवी आई थी, इट एंड्स विद अस, ये उस उपन्यास का ओपनिंग पार्ट है। इसी तरह से आप इसको भी पढ़ेंगे, देखिए कि सीईओ के ऑफिस में एक इशू है जो कि शुरुआत ही वहाँ से होती है। टाइमलाइन के साथ ये कहानी, टाइमलाइन जगह को बताते हुए उन्होंने कहानी को शुरू किया है, क्योंकि ये जो पूरा उपन्यास है घटनाक्रम के साथ चलता है, हर तारीख का इसमें इम्पैक्ट है। ये ओपनिंग है महाभोज की। लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर विशेषर लावारिस नहीं। उसकी लाश सड़क किनारे पुलिस को पड़ी मिली, शायद इसलिए लावारिस लाश का ख्याल आ गया, वरना उसके तो माँ भी है, बाप भी, गरीब भले ही हों पर है तो। सोशल सटायर भी है, उसी के अंदर कैरेक्टर मर चुका है, वहाँ पर आती है कहानी और इसके बाद आगे आगे चलना शुरू हो जाता है। जीवकांत का भी जो डिस्क्रिप्शन है वो बाद में था, लेकिन शुरुआत जीवकांत वाले उपन्यास की, ये शायद अशोक राजपथ है मेरे, हाँ अशोक राजपथ का है ये। जीवकांत में अशोक राजपथ पर मजमा जमा दिया था। सुबह 9 बजे ही उसने कुछ साथियों के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ के सामने अशोक राजपथ पर कब्जा कर लिया। तो आपके सामने पहले ही छात्र नेता आ चुका है, और इसका डिस्क्रिप्शन कैसा है वो हम पहले पढ़ चुके हैं जब उसके कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है। ये चेतन भगत की एक किताब का है। आई हैड बीन टेंस फॉर लास्ट फ्यू डेज, interviews for summer internship at MDI Gurgaon had started. Avantika and I did not want to go to different cities for our internship. ये दुर्जय दत्ता का है ये। तो पहले ही सीन में कैरेक्टर ने अपने आप को मैनेजमेंट का स्टूडेंट बता दिया है। अवंतिका उसकी गर्लफ्रेंड है, ये आपको पहले ही लाइन से पता लगता है बिना ये बताए कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और इसके आगे फिर कहानी मूव होनी शुरू होती है। तो यहाँ पर जो है ओपनिंग की हमने बात की। अब स्टोरी राइटिंग का एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है कि कहानी कही कैसे जाए, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा उसका। वो फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन में होगा। जनता स्टोर फर्स्ट पर्सन में है, ढाई चार थर्ड पर्सन में है, गोदान थर्ड पर्सन के अंदर है,
फिर आपकी जो भाषा है वो क्या होगी, क्या उसमें प्यार होगा, वो गंभीरता होगी, क्या आप उसको हंसी मजाक में लेके जाएंगे। अगर रोमांस है तो रोमांस की भाषा कुछ और होगी, किसी और तरीके से करेंगे। ये जो भाषा है इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और इसका सबसे सही तरीका है कि आप किताबें पढ़ें, अधिकाधिक किताबें पढ़ें, जानने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। डायलॉग्स जो हैं वो कैरेक्टर को रिवील करने चाहिए। ये हमने देख ही लिया कि कैरेक्टर्स हमारे डायलॉग्स के थ्रू कैसे आते हैं। शो डोंट टेल, ये किसी भी उपन्यास को रोचक बनाने का बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। अभी तक आपने जितने एग्जाम्पल देखे उसमें बहुत सी जगह पे आप नोटिस करेंगे कि कहा नहीं गया है कि फलाना कौन था। जीवकांत छात्र नेता है नहीं बताया गया, उसने मजमा लगा दिया, छात्रों को लेकर इकट्ठा हो गया, आपने अज्यूम कर लिया था। अवंतिका एंड आई वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसने शो किया है, आपको बताया नहीं है, आपको पता लग गया कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। फर्स्ट पर्सन में कहानी जो है मैं से शुरू होती है, मैं कहानी को बताता हूं, आप उस कहानी के प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप उस कहानी को बता रहे हैं सभी तरीके से। सेकंड पर्सन ये थोड़ा बहुत कम होता है, इसमें आपका कैरेक्टर सीधे दर्शकों से बात करता है कि तुम बताओ क्या मैंने ये ठीक किया, तुम बताओ मैं सही हूँ, आप लोग तो पढ़ रहे हैं ना मेरी कहानी, क्या आपको नहीं लग रहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, मेरा दोस्त मुझे नहीं समझता। ये जो बातचीत होती है सेकंड पर्सन में है, लेकिन हिंदी में, इनफैक्ट इंग्लिश में भी एग्जाम्पल है सेकंड पर्सन के, क्योंकि इसको लिखने में कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। थर्ड पर्सन में आप सीधे किसी तीसरे कहानी कह रहे हैं कि फलाना ये कर रहा था, जीवकांत ये कर रहा था, मयूर वो कर रहा था, अवंतिका ऐसी थी और अवंतिका वैसी थी। लेकिन थर्ड पर्सन के अंदर भी पॉइंट ऑफ व्यू कई तरीके के हो सकते हैं। आप गुनाहों का देवता या राग दरबारी को देखिए, ये थर्ड पर्सन में कहानी है, लेकिन ये एक पात्र की दृष्टि से लिखी हुई कहानियां हैं। पूरी कहानी को आप इसी पात्र की नज़र से देखते हैं। जो राग दरबारी का कैरेक्टर मुझे याद नहीं, जो शहर से गांव की तरफ आया था बस में, वो पूरे गांव को अपनी नज़र से देखता है और अपनी नज़र से देखते हुए वो कहानी को कहता है। तो हर कैरेक्टर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, कैरेक्टर के बारे में जो सोचा जाता है, ये हम उस कैरेक्टर के माध्यम से जानते हैं। शिवपालगंज को हम उसके नज़र से देखते हैं, वैद्य जी को हम उसकी नज़र से देखते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप एक आदमी को अपना सेंटर पॉइंट बनाएं और उसकी दृष्टि से सारी कहानी को बताते हैं। प्रेमचंद का या शरद चंद्र का कोई भी उपन्यास पढ़ें, इनके अधिकतर उपन्यास में हर पात्र को बताया जाता है। इनके कैरेक्टर्स वो हर पात्र को समझते हैं, हर पात्र के जो हमने की बात की, कॉन्फ्लिक्ट, उनके स्टेक्स, हर चीज़ को वो साथ में दिखाएंगे। चरित्रहीन में किरणमयी जो है वो एक अलग तरीके से सोचती हैं। सतीश बाबू के सोचने का तरीका अलग है। सतीश बाबू की जहाँ शादी की बात चल रही है वहाँ का तरीका अलग है, उनके भाई क्या सोचते हैं वो तरीका अलग है। आप देखिए कि सतीश की नज़र से किसी कैरेक्टर को नहीं देखा गया, उसमें जो भी कैरेक्टर को देखा गया उस कैरेक्टर को राइटर ने अपनी दृष्टि से देखा है और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर इस तरीके से आता है। तो एक तरीका आपके पास ये भी है। सेम प्रेमचंद की कहानी आप गोदान में अगर आप देखें तो होरी को भी आप समझते हैं उतना ही जितना आप गोबर को समझते हैं। ये एज अ रीडर जो है आप खुद ही एहसास करेंगे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आप हर कैरेक्टर से कितना कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शन आपका राइटर के साथ बन रहा है या फिर ये कनेक्शन आपका प्रोटैगनिस्ट के साथ बन रहा है। अगर वो प्रोटैगनिस्ट के साथ बन रहा है तो ये कहानी इस तरीके से लिखी गई है, अदरवाइज ये एक एंगल है। कुछ एक किस्से ऐसे हैं जहां पर कि राइटर आपको सिर्फ घटना बता रहा है। महाभोज में मन्नू भंडारी न दा साहब को खराब कहती हैं न बिसेसर की मृत्यु के बारे, वो सिर्फ एक घटना आपको बताती हैं। वो सारी घटनाएं आपको निरपेक्ष होकर बताती हैं। बिसेसर का थॉट प्रोसेस, दा साहब का थॉट प्रोसेस। दा साहब मुख्यमंत्री हैं, वो अपने हिसाब से उस घटना को कैसे देखते हैं ये देखा जाता है। जो एसपी उस घटना की जांच कर रहा है वो कैसे सोचता है, सही या गलत का फैसला मन्नू भंडारी यहाँ पे नहीं करती हैं। और ऐसे ही आप तीसरी कसम में जब मारे गए गुलफाम की कहानी थी, इसमें आप देखें तो हीरामन का अपना एक थॉट प्रोसेस है और जो कैरेक्टर का नाम था, नाम अब मुझे याद नहीं है, उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है। दोनों थॉट प्रोसेस दिखाते हैं, कौन सही कौन गलत ये नहीं आता। तो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने शुरू हो जाते हैं जिसमें कि आप कहानी को दे सकते हैं। ये कुछ मेरे दिमाग में आते हैं, पढ़ते हुए मुझे समझ में आता है। हो सकता है कि आप इसमें कुछ और आइडेंटिफाई करें तो हमसे भी उसको आप शेयर करें। अच्छा, ये एक बड़ा मैटर करता है कि हमारे पास चूंकि बिहाइंड द सीन को बैलेंस करना,
आप डिस्क्रिप्शन कहानी का लिख रहे हैं, उस कहानी के डिस्क्रिप्शन के साथ क्या इवेंट्स नज़र आ रहे हैं उसको दिखाना बड़ा मैटर करता है। चैप्टर अगर छोटे होंगे, सीन अगर आपके छोटे होंगे, तो ये हमेशा फास्ट पेस बनाते हैं कहानी को, पढ़ने में आसानी होती है। अगर आप कभी भी नोटिस कीजिएगा किसी उपन्यास में अगर चैप्टर लिखे हुए हैं, अगर 3 या 4 पेज का चैप्टर है तो चांसेस हैं कि आप ज़्यादा चैप्टर पढ़ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि 25 पेज का एक चैप्टर है, आप संभव है कि छोड़ दें उसको बीच में, कि बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि 25 पेज आप एक साथ पढ़ के बीच में नहीं रुकना चाहते, आप चाहते हैं चैप्टर पूरा हो जाए। तो पाठक को बांधने के लिए ये भी बड़ा मैटर करता है। अच्छा, अब जब मैंने जनता स्टोर लिखी थी तो उसमें काफ़ी कुछ मेरा अपना निजी अनुभव था, क्योंकि चुनाव लड़ा था मैं यूनिवर्सिटी का, कई चीज़ों को मैंने देखा था, फिर मैंने यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स देखी। और मैंने जो पहली कहानी लिखी, कई बार ये होता है कि फर्स्ट कहानी आपकी अपनी कहानी, आपके आसपास की कहानी होती है, आपके किसी दोस्त की कहानी होती है। इसमें एक जो बहुत बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि हम उस कहानी से बाहर नहीं निकल पाते। तो मेरा जो पहला ड्राफ्ट बना था वो बहुत बोरिंग था, मुझे खुद को बोरिंग लगा पढ़ते हुए, क्योंकि उस पूरी कहानी में मैं बैठा हुआ था। जब तक मैं उस कहानी में था वो कहानी बोरिंग बनी। मुझे 1-1.5 साल लगा उसको सोचने समझने में, कई ड्राफ्ट बने। इस बीच में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, JNU गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी दोबारा गया, हॉस्टल में चक्कर काटे मैंने, और मैंने ये आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि कॉमन कहानी क्या है। जब मुझे वो कॉमन कहानी शुरू हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा इस कहानी में होना मैटर नहीं करता, ये मेरी कहानी नहीं है। मैं कहानी को जानता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ। कॉमन क्या था? वो था जातिवाद। कॉमन था कि बड़ी राजनीति कैसे इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनती है। मुझे जब ये बताना है तो मैं कहानी से बाहर आया, और ये जो है चौथे या 5वें ड्राफ्ट में आके ये चीज़ होनी शुरू हुई थी, और 7वें ड्राफ्ट में वो उपन्यास पूरा हुआ। 2.5-4 के 21 ड्राफ्ट बने थे। तो आप फर्स्ट ड्राफ्ट में अगर आपको कहानी लिखते हुए लगे कि बुरी बनी है, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको पहली बार में लग रहा है कि अच्छी बनी है तो अक्सर पहली सबकी बुरी बनती है, और आपको अच्छी लग रही है तो आपने गलत लिखा है। आप उसको बुरी है रिवाइज कीजिए, एडिट कीजिए। कुछ एक गलतियां हम और करते हैं कि कंसिस्टेंसी हमारे कैरेक्टर्स में नहीं रहती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए कैरेक्टर मैप क्रिएट करता हूँ। मैं प्रॉपर्ली हर कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ कि फलाना दिखता कैसा है, बोलता कैसे है, किस सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करेगा, अगर वो गुस्सा होगा या वो शांत रहेगा। मैं इस चीज़ को भी लिखता हूँ ताकि मेरी कहानी में जब वो आदमी वहाँ नज़र आए तो उसी तरीके से दिखे। 2.5-4 में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है नारायण नाम्बियार। देश के गृह मंत्री है वो, और नाना, सब उसको शॉर्ट में नाना कहते हैं। तो नाम्बियार चूँकि केरलाइट हैं तो उनकी हिंदी अच्छी नहीं होनी चाहिए, पर देश के गृह मंत्री हिंदी बोलते हैं, तो वो बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो कैरेक्टर को जब मैंने सेट किया था, बहुत शुरुआत में ये सेट हुआ था कि नाना जब भी सोच विचार के ढंग से बात करते हैं तो अच्छी हिंदी में बात करते हैं, लेकिन नाना को जब भी गुस्सा आता है और फटाफट रिएक्शन देना होता है, नाना दक्षिण भारतीयों वाली हिंदी बोलते हैं। तो जहाँ पर मैंने कहीं भी ये नहीं दिखाया कि नाना को गुस्सा आया, नाना एक कैरेक्टर उनको कहता है कि आप फलाने को टिकट नहीं दे सकते, और नाना उसको कहता है अब तुम बताएगी, पुरुष कहता है उनको कि आप फलाने को टिकट नहीं दे सकते, और नाना कहता है अब तुम बताएगी मेरे को कि मैं किसको टिकट देगी। ये लाइन मैंने शुरू में सेट कर दी थी कि नाना को गुस्सा आ चुका है, ये मुझे अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो एक लाइन में आप एक पाठक के तौर पे समझते हैं। तो वो टोन को सेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हजारा में जिस चंगेज़ खान का जिक्र है, चंगेज़ खान बहुत जगह ब्रज भाषा बोलता है। मेरा इशू ये है कि मुझे ब्रज नहीं आती है, थोड़ी बहुत जो मुझे आती है मैंने यूज़ की। अब यहाँ पर मैंने अपनी बदमाशी करी, क्योंकि मुझे ब्रज नहीं आती पूरी, तो मैंने उसके सामान्य डायलॉग तो ब्रज में डाले, लेकिन कई जगह पर वो डिस्क्रिप्शन देता है। हजारा में चंगेज़ खान क्यों आया था? चंगेज़ खान नाम का जो कैरेक्टर है वो रेडियो की तरह बात करता है, वो हजारा का आकाशवाणी केंद्र है। वो जैसे उसने कहा कि ये कौन है चंगेज़, अगर आपने देखा हो जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे थे, तो चंगेज़ खान उसको बता रहा है कि आदमी कौन है। यूनिवर्सिटी का लड़का है, यहाँ पे विधायक का चुनाव लड़ने आया है। अब वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है। जब मैं इतना बड़ा पैराग्राफ लिखता हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही थी, इतना बड़े पैराग्राफ को मैं ब्रज में नहीं लिख सकता। तो मैंने चंगेज़ खान के साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक को जोड़ा कि चंगेज़ खान को सारी खबर रहती है, और चंगेज़ खान को लोग आकाशवाणी कहते हैं। तो चंगेज़ खान क्या करता है कि अपना कान मोड़ता है, जैसे आकाशवाणी का चैनल वो आप ट्यूनिंग करते हैं, कान मोड़ता है और फिर कहता है ये हजारा का आकाशवाणी केंद्र है। आज के प्रमुख समाचार ये हैं कि यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा चुनाव लड़ने के लिए हजारा आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्शन उसमें उसने कर दिया। मेरा एज अ राइटर चैलेंज ब्रज में बड़े सेंटेंस को लिखने का ख़त्म हो गया, और जहाँ जहाँ पे मैं ये सारी घटना जो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ, ये सारी घटना एक लाइन के अंदर
चंगेज़ खान बताता है। मुझे आपको नहीं बताने की ज़रूरत है कि ये जो चुनाव लड़ने आए थे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, वरना मुझे डिस्क्राइब करना पड़ता कि राघवेंद्र शर्मा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, नेता के बड़े करीबी थे, ये चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। उसने एक लाइन में कहा कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अब यहाँ से विधायक चुनाव लड़ने आए हैं। जब ये कैरेक्टर इस बात को कहता है तो डायलॉग शॉर्ट हो गया। डायलॉग शॉर्ट होने के साथ आपने इंट्रोडक्शन कर दिया और एक टोन हो गया। तो जब जब चंगेज़ खान शुद्ध हिंदी में बोल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है पाठक के लिए। आगे तबलीगी जमात के बारे में मुझे उसी पीरियड में मुझे नहीं पता था, उससे पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था तभी मुझे पता चला कि मेवात से तबलीगी जमात शुरू हुई। तो मैंने उसके बारे में उसमें लिखा और चंगेज़ खान उसको फिर हिंदी में समझाता है पूरी कहानी को। तो ये जो कैरेक्टर है चंगेज़ खान वहाँ पे सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि वो कहानी को स्मूथ मूव करे और बहुत ज़्यादा जो मैं डिटेलिंग है उस डिटेलिंग में ना जाऊँ। एक और होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम कट नहीं कर पाते हैं। जब मैंने तबलीगी जमात के बारे में कहीं एक लाइन पढ़ी, फिर मुझे इंटरेस्ट आया, मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने जे स्टोर से कई सारे रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लिए, तो मेरे पास उसमें भी काफ़ी सारा जो है 70-80 पेज का मसाला तैयार हो गया। अब मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी। इसी बीच में एक कास्ट होती है सिकरीगर, जो कि महाराणा प्रताप के साथ होती है, लोहार जाति होती है। मेवात में अधिकतर हथियार वही लोग बनाते हैं। जब मुझे इनकी हिस्ट्री पता लगी तो वो और इंटरेस्टिंग था। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर इकट्ठे हो गए। अब इतना ज्ञान मेरे पास है, मुझे तो आपको देना है, लेकिन उसका कहानी में क्या रोल है? कहानी में उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन मेवात में वो हथियार बनाते हैं, मुझे ये बात आपको बतानी है। तो मैंने एक डायलॉग एक जगह बुलवाया है कि महाराणा प्रताप के सिपाही हुआ करते थे, अब देखो यहाँ पर इनके पास ये काम बचा है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे वो पूरी काटनी पड़ी। तबलीगी जमात के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे काटनी पड़ी, जबकि बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। मैं डालता तो आपको पढ़ने में मज़ा आता, लेकिन मेरी कहानी के फ्लो को वो ख़राब कर देता, क्योंकि कहानी कुछ चल रही थी, बीच में 3 पेज आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ के शायद आपको मज़ा आएगा, अच्छा ये नई चीज़ है, लेकिन कहानी कहीं नहीं जाती है। मेरी कहानी से आपका कनेक्शन टूट जाएगा। तो इसलिए आपको एडिटिंग करनी चाहिए। डायलॉग बड़े हो रहे हैं तो उन डायलॉग्स को छोटे करिए। फर्स्ट टाइम राइटर कम से कम ये बहुत सारी कुछ गलतियां करते हैं। ये तो आपने सबने देखा ही होगा कि हमारे पास बहुत चीज़ें हैं। आप एक राइटर के तौर पे ज्ञान मत दीजिए। राइटर के पास ज्ञान के लिए कोई नहीं आता। ज्ञान के लिए वो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता है, वो उपन्यास नहीं पढ़ता। उसको चीज़ें पता है। मोरल ऑफ द स्टोरी भी हमें नहीं देना है। पंचतंत्र में हम देते थे क्योंकि हम बच्चे थे। मोरल ऑफ द स्टोरी वो खुद ढूंढेगा। आप अपना संदेश वहाँ दे के छोड़ दीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी किताब जातिवाद के ऊपर है, जातिवाद के पक्ष में है कि खिलाफ है, मैं ये नहीं कह रहा आपको, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप उस पूरे उपन्यास को पढ़िए। जाति की राजनीति में जो उसका प्रभाव है, उससे किसी के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, आप उसको समझिए। आप तय कीजिए कि नहीं जाति रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं एज अ राइटर आपको संदेश नहीं देना चाहता, मैं आपको सिर्फ कहानी देना चाहता हूँ। किसी जगह पर अगर मैं कोई बात कहना चाहता हूँ, उसको मैं नहीं कहूँगा, मेरा कैरेक्टर कहता है। मेरा कैरेक्टर एक जगह पे मुख्यमंत्री ये कहता है कि चुनाव जीतने के लिए 4 चीज़ें होनी चाहिए। वो 4 चीज़ें क्या होनी चाहिए ये मैं जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं। जब मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा तो बोरिंग होगा, लेकिन मेरा कैरेक्टर जब उसको कहता है तो आपको पढ़ने में एक तो वो कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस आपको समझ में आता है, और वो कैरेक्टर उस कहानी को कह रहा है, तो उस कैरेक्टर के थ्रू वो कहानी चलती है। रैबिट होल ये एलिस इन वंडरलैंड में था कि इसमें रैबिट होल में क्या होता है कि एक छेद में आप घुसे और रैबिट अंदर अंदर बहुत सारे बनाता चाहता है। कहानी के अंदर अक्सर राइटर्स के साथ ये होता है कि जब हम, जो मैंने तबलीगी जमात या सिकरीगर का किस्सा कहा, जैसे ही मैं एक में घुसता हूँ, आप एज अ राइटर बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में घुसते जाएंगे और आपकी कहानी उलझ के रह जाएगी। इसलिए आपको वो रैबिट होल अपनी कहानी में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो ड्राफ्टिंग की हमने बात की थी, री एडिटिंग की बात की थी, वो यही है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हर वो इंसिडेंट आपकी कहानी को कहाँ लेके जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं घुमा रहा है, और ये ज्ञान देने की वजह से भी हो सकता है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है, लंबे डिस्क्रिप्शन की वजह से हो सकता है। तो आपको उसको संभालना है, तो आपको इस चीज़ से भी बचना चाहिए। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैंने कुछ पाया बहुत महान था, आपके काम की चीज़ नहीं थी यार, तो मुझे नहीं देना। आर्टिकल लिख दूंगा सेपरेट किसी दिन तबलीगी जमात पे, वो पढ़िए। उपन्यास में क्यों दूंगा मैं उसको। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि स्लो एंड स्टडी जो है वही जीतेगा। फास्ट पेस का अपना इम्पैक्ट है। आप चाहते हैं आपका उपन्यास पढ़ा जाए, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो स्पीड उसकी तेज है। साहित्य के लोग खैर इन शब्दों से कई बार वो नहीं करते, करे कैसी बातें कर दी, ये तो पाप हो गया।
इस सेशन से पहले भी कई लोगों ने कहा कि बताइए अब ऐसे वर्कशॉप भी होंगी क्या। तो ये सब होता है, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी पढ़ी जाए तो पेज चेंज करना पड़ेगा। अगर आप निर्मल वर्मा को भी पसंद करते हैं तो आप देखिए कि वो हर पेज पे आपको कुछ ऐसा बता रहे हैं जिसकी वजह से आप नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं। तो आप एक फास्ट पेस कहानी लिखें, या आप कोई और कहानी लिखें, या गोदान की तरह एक बड़ी कहानी लिखें, राग दरबारी की तरह आप कहानी लिखें। वो कहानी में हर पेज पे एक घटना आपको अगले पेज पे ले जाने को मजबूर करती है। इसलिए इस तरह की बातों में, क्योंकि जब आप साहित्यकारों से मिलेंगे वो आपको यही कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। सच ये है कि जिन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, उनकी किताबें बिकती भी नहीं हैं। वो जुगाड़ से साहित्यकार हैं। जो साहित्यकार जिनको हम मानते हैं, रेणु हो चाहे वो प्रेमचंद हो, आप उन सब की कहानी में ये सारे एलिमेंट ढूंढेंगे जो मैंने आपको बताए, वो सब कुछ मिलेंगे। हमने वो सारे एग्जाम्पल्स के साथ बात की है। तो ये था मेरी तरफ से। अब आपकी तरफ से अगर कोई सवाल है तो हम उन सवालों पे बात कर सकते हैं। सर, सबसे पहले मेरा एक सवाल जी। जैसे जब मैं खीर बनाता हूँ तो मुझे पता है कि जब खीर बन जाएगी तो मैं उसमें टेस्ट करूँगा, मैं देखूँगा कि उसमें दूध क्या है, चीनी कितना है, और वो मैं खुद भी करूँगा और भी उसको बताएंगे। तो एक मतलब एक फिल्टर है कि मैं पहले चेक करूँगा, उसमें देख लूँगा ये गड़बड़ी। ठीक चीज़ जब हम नॉवेल कोई तैयार करेंगे, लिखेंगे, तो इसमें तो नमक चीनी हमने बताया, उसमें वो जो मेन एलिमेंट है उसको हम एज ए मतलब राइटर नहीं, लेखक कैसे परखें कि ये आगे पसंद आएगा। दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आप पाठक कितने अच्छे हैं। अगर आप बहुत पढ़ते हैं आपको नहीं पता लगेगा। तो ये करता हूँ, मैं जब लिख देता हूँ मैं 1 हफ्ता 10 दिन उसको नहीं छूता, न मैं उसके बारे में सोचता हूँ। 10 दिन के बाद हूँ तो मैं फ्रेश माइंड से। अच्छा, हर किसी का अपना तरीका, ये मेरा तरीका हो सकता है, आपका माइंडसेट दूसरा हो, तो आप अपने तरीके से इसको देखिए। 10 दिन के बाद मुझे नज़र आना शुरू होता है कमियां क्या थी या क्या और ऐड हो सकता था या कुछ मुझे हटाना है। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि आपको कुछ एक ऐसे दोस्त चुनने चाहिए जो उसको पढ़ के आपको फीडबैक दें। एक आपको वो दोस्त चाहिए जो आपका मजाक उड़ाएगा ही उड़ाएगा, वो मजाक उड़ाएगा लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक सच आपको कहेगा। एक और तरीका उसका ये है कि सिर्फ एक जैसे रीडर्स मत आइडेंटिफाई कीजिए। मैं जब पढ़ता हूँ, मैं करता हूँ, तो एक मेरा मित्र है अनग शर्मा, मैंने 2.5-4 उसको दी थी। अनग शर्मा बहुत गंभीर कहानियाँ लिखता है, बहुत गंभीर कहानियाँ लिखता है, 3-3, 4-4 पेज के डिस्क्रिप्शन होते हैं। तो मेरा उसका राइटिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है। मैं अनग को पढ़वाई मैंने, और मैंने उनको भी पढ़वाई जो किस तरह की कहानियाँ लिखते हैं। तो ऐसे 3-4 लोगों से जब मेरे पास फीडबैक आता है तो मुझे ये खुद तय करना है। मैं उनके फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं सिर्फ सुनता हूँ उन्होंने मुझे क्या कहा, कॉमन थ्रेड ढूंढता हूँ सबके बीच में। ये कॉमन चीज़ जो है, अनग जो इतनी गंभीर कहानियाँ लिखता है उसको इसमें क्या पसंद आया क्या नहीं आया, या अंकिता जैन को मैंने दिया तो उसको क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। मेरी वाइफ जो है वो जो उपन्यास नहीं पढ़ती है वो कहाँ पे हुक होता है उसके लिए और कहाँ नहीं होता है। तो मैं 3-4 ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जो डिफरेंट सेगमेंट के हैं, उनसे मैं टेस्ट, जो आप कह रहे खीर चेक करवाना, मैं वैसे टेस्ट करवाता हूँ। उनका जो फीडबैक आता है फिर मैं तय करता हूँ ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये हुआ एक। सेकंड है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उनका फीडबैक सही हो। उनका फीडबैक इसलिए कई बार सही नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा है, लेकिन एज अ राइटर अगर आप बहुत कन्विंस हैं तो मुझे लगता है कि आपको फिर चले जाना चाहिए। आप उस फीडबैक को लेने के बाद आप फिर भी कन्विंस है कि मैं यहाँ ठीक हूँ तो आपको करना चाहिए। 2.5-4 का जो मेरा ओपनिंग सीन था वो जनता स्टोर की तरह था। 2.5-4 के ओपनिंग सीन के अंदर मैंने प्रधानमंत्री का भाषण दिखाया था। तो भाषण से पहले शहर किस तरह से तैयार हो रहा है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, मीडिया का जमावड़ा किस तरह का है। प्रधानमंत्री बोलते हैं मेरे मित्रों, और उसके तुरंत बाद एक लड़की सुरक्षा घेरा तोड़ती हुई आगे आती है और अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल देती है। ये मेरा फर्स्ट चैप्टर था। मेरे संपादक ने उसको चेंज करा दिया। उसने कहा ऐसे हमने जनता स्टोर शुरू की थी। मैंने कहा वो मेरा सिग्नेचर स्टाइल है। उन्होंने कहा, चूंकि मैंने संपादक की बात मानी, मैंने उसको चेंज किया। फिर मैंने कॉर्पोरेट ऑफिस की पार्टी से उसको शुरू किया, जो मुझे दूसरा बेहतरीन चैप्टर लगा शुरू करने के लिए। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मेरा चैप्टर वो होना चाहिए था। ये चूंकि संपादक ने कहा था इसलिए मैं मान गया। अगर संपादक की जगह किसी और ने कहा होता तो मैं नहीं मानता। संपादक शायद ये चाहते थे कि मेरे वो वैरायटी नज़र आए, मैं एक टाइप ना हो जाऊँ, उनका ये थॉट प्रोसेस था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मेरा जो सिग्नेचर स्टाइल है मुझे वही रखना चाहिए था। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चेक करेंगे। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें मैं कहानियाँ बच्चों को लिखती हूँ, छोटी कहानियाँ लिखती हूँ, तो
उपन्यास लिखना एक ऐसा नहीं लगता, ये पीएचडी खुद आपस में पीएचडी करने जैसा है कि आप ना बहुत उससे हट जाता है आपका दिमाग कि आप छोड़ो उपन्यास, वो आप तार कैसे जोड़ पाते हैं, पहला ये है। और इससे अटैच ये है कि आप कैसे घर में ही खुद को कैसा मोहब्बत देते हैं लिखने की। ये आपने बताया था कि कैरेक्टराइजेशन आपका लेते हैं, हाँ। तो चीज़ें आपके सामने लेके लेती हैं, मतलब जिससे आपका जुड़ाव बन के रहे कि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं। देखिए, मोटिवेशन तो खुद से देनी पड़ेगी, उसके लिए मेरी तीसरी किताब पढ़िए आप खुद से बेहतर, जो मोटिवेशनल बुक है। देखिए, मोटिवेशन तो अपने अंदर से आएगा, वन। सेकंड ये है कि कैरेक्टर्स को नहीं, मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कैरेक्टर्स जो हैं वो मुझे लिखे हुए हैं। मैं एक कैलेंडर ज़रूर बनाता हूँ कि आज मुझे इतना करना था, हुआ कि नहीं हुआ। वो जो है मुझे गिल्ट फीलिंग खुद को देता है। अब जब मैं जॉब में था तब तो मेरे साथ एक ये प्रेशर था कि मेरे पास 2 ही घंटे हैं शाम के जिसमें मुझे लिखना है। अब मेरे पास पूरा दिन होता है, तो मैं बर्बाद करता हूँ पूरा दिन। मैं सुबह उठ के सोचता हूँ कि अभी मैं लिखूँगा, कि चलो पहले चाय पी लेते हैं फिर लिखूँगा, फिर उसके बाद लगता है नाश्ता कर लेते हैं फिर लिखूँगा। एक सीरीज़ का एपिसोड, तो मैं पूरा दिन ऐसे ख़राब कर लेता हूँ कई बार। लेकिन एक गिल्ट फीलिंग मुझे आती है, तो मैं अब जो है, जो आप कह रही हैं, अब मैंने अपने सामने एक वाइट बोर्ड रख दिया है कि आज ये करना था, तो मैं उस तरीके से अपने आप को, तो आप हर आदमी अपने आप को कैसे पुश करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा, जिस तरीके से आप खुद को पुश कर सकते हैं उस तरीके से आप उसको करें। मेरा प्रश्न सर, लंबे समय से हम माशुका नाम की एक सीरीज़ पे लिख रहे हैं। मेरे साथ क्या हुआ कि अपने बड़े पब्लिकेशन हाउस को किताब लिख के भेजी, उसमें एक और कैरेक्टर है ठाकरे, और मेरी जो मतलब उसमें जो लड़की है वो मेन है। लेकिन जब वो संपादक ने किताब पढ़ी तो उसने कहा भाई इसमें जो मेन व्यक्ति है वो ठाकरे है, तुम इस पर किताब लिखे हो। हमने किताब 6 महीने लिख करके फिर देखा, और उसमें हीरा नाम का कैरेक्टर है। संपादक ने कहा ये मेरे साथ क्या होता है कि हम किताब लेकर कभी पढ़ते तो एक किताब हमसे कभी नहीं पढ़ते, हम एक साथ 3 किताब पढ़ते। सेम मेरे लिखने के पैटर्न में यही समस्या होती है, हम लिखने लगते हैं तो उसको नॉवल का काम लेने के लिए आते हैं, तो जो दूसरा कैरेक्टर होता है मेन कैरेक्टर ज़्यादा भारी पड़ जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इसको मेन कैरेक्टर बनाइए। ऐसा हो सकता है, दूसरा कैरेक्टर भारी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा कैरेक्टर अगर कहानी को टेक ओवर कर रहा है तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं। जो हमने प्लॉट का सबसे पहले बात की थी कि एक स्ट्रक्चर आप क्रिएट करते हैं जहाँ कैरेक्टर का आर्क, कहानी, आपका प्रोटैगनिस्ट कौन है ये आपने तय किया, आप उसके कॉन्फ्लिक्ट और उसका डिज़ायर जो है उसको लिखते हैं। इसके बाद हमने सब प्लॉट की बात की थी कि सब प्लॉट में कौन आएगा, वो कौन से कैरेक्टर्स हैं, आप वहाँ से उसको लिखना शुरू करते हैं। तो आपको ये सामने जब आपके रहेगा, आपको ये पता रहेगा कि अगर वो कहानी उस लड़की की कहानी है तो इस लड़की की कहानी में ठाकरे को आना है, इस लड़की की कहानी में हीरा को आना है। उनकी कहानी नहीं है तो उनकी कहानी उस लड़की की कहानी को सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी अपनी कहानी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपकी कहानी हमेशा एक कैरेक्टर की कहानी है जिसमें बाकी सारे कैरेक्टर जो हैं वो सहयोगी हैं, वो उसका मेन पार्ट नहीं है। जैसे ही आपने उसको मेन पार्ट बनाना शुरू किया, अगर उसकी अपनी कहानी चलनी शुरू हुई और उसकी कहानी का इम्पैक्ट इसकी कहानी पर नहीं आता है तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस कैरेक्टर को पहले प्रॉपर तरीके से लिखें, कैरेक्टर आर्क लिखें, उसके एम्बिशन को लिखें, और ठाकरे या हीरा जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसका आना उस कहानी में ज़रूरी क्यों है, वो उस कहानी में आके उसकी जर्नी को कैसे या तो सपोर्ट करेगा या डिस्टर्ब करेगा, कोई एक काम करेगा, तो वो जो भी करेगा उसकी कहानी को वो करने के लिए वो है। जब आप इस चीज़ पे डिसाइड करेंगे तब जाके आपका कैरेक्टर आपके कंट्रोल में आएगा। अदरवाइज़ कैरेक्टर आपका ये हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रभावशाली कैरेक्टर बन जाए, प्रभावशाली बनना अलग बात है, लेकिन वो ओवर शेडो नहीं कर सकता उसको। जी जी सर, जैसे एक कैरेक्टर जिसके बारे में हम लिख रहे हैं और वो कैरेक्टर ऐसा है कि जो एक क्षेत्र विशेष की स्थिति को दर्शाता है, ह्यूमर है और सटायर भी है, एक व्यक्ति है, लेकिन वो तभी स्टैब्लिश है जो उसके आसपास जो 4-5 लोग हैं वो उसके साथ हैं, उसके साथ कोई घटना होती है ह्यूमर सटायर। तो ये 7-8 जो कैरेक्टर है, एक मेन कैरेक्टर रखते हुए तो जब हम प्रोड्यूस करेंगे शुरू से तो ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और कैसे हम फिर नहीं, हर कैरेक्टर को आप उतना इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। उन कैरेक्टर्स का इसके जीवन में होने से क्या फ़र्क पड़ता है। सपोज़ एक आदमी सड़क पर जा रहा है और उसकी एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से 7 आदमी उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए, तो आपको इन 7 को नहीं बताना है। लेकिन अगर ये 7 आदमी उसके साथ एक कमरे में रहते हैं तो उन 7 का उसके जीवन पर असर होगा। अब उन 7 में से भी हर किसी को आपको डिस्क्राइब नहीं करना, उसमें से 2 या 3 होंगे। आपके किसी भी फ्रेंड सर्कल में नोटिस कीजिए, अगर आप 5 दोस्त हैं, 5 के 5 दोस्त पूरे नहीं हैं, 2-2 का ग्रुप उसके अंदर भी बना हुआ होगा। तो आपके ऊपर किसी एक कैरेक्टर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। उसी में कोई एक कैरेक्टर होगा जो कि चिढ़ता भी होगा,
हमारे सर्कल में एक मेरे घर के पास रहता है लड़का, जब भी हमारे दोस्तों की पार्टी होती है उसका फ़ोन आएगा, भैया मुझे ले चलना। तो मैं एक दिन चिढ़ गया, मैंने कहा गाड़ी तेरे पास भी है ना, तेरे को नहीं आया दिमाग में कि तू मुझे लेके चल? ठीक है, तो चिढ़ गया मैं उस बात से। वो कैरेक्टर क्या मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज करता है तो मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करूँ, नहीं करता है तो वो छोटा रह जाएगा। तो ये जो है आपका कैरेक्टर के होने से आपके मेन कैरेक्टर की जर्नी पे कितना इम्पैक्ट आने वाला है, उसी के हिसाब से कैरेक्टर आएंगे। 7 कैरेक्टर तभी होंगे जब 7 की ज़रूरत है। जनता स्टोर में मयूर भारद्वाज के 3 दोस्त हैं और अब मुझे लगता है कि वो 2 ही होने चाहिए थे, क्योंकि एक कैरेक्टर जो है मैंने एक्स्ट्रा डाला क्योंकि मुझे लग रहा था ग्रुप बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस चक्कर में मैंने चौथे को डाला कि उसके होने से जो है एक न्यूट्रल फेस मुझे चाहिए था, मैंने उसको किया। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसका डिस्क्रिप्शन सबसे कम है, उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताया गया है, क्योंकि उसका कहानी में रोल इतना ही है कि ग्रुप के अंदर की जो डायनेमिक्स है उसको वो न्यूट्रल बनाए रखे। तो न्यूट्रल बनाए रखने के लिए वो थोड़े से डिस्क्रिप्शन में आता है कि ये फलाने हैं, फलानी जगह से आते हैं, बस खत्म। जी सवाल थोड़ा हटकर आया है थोड़ा सा कि एक आम आदमी को अगर लिखना हो या उपन्यास लिखना हो तो उसे उससे पहले कई पद पे रहना जरूरी होता है। एक आम आदमी भी लिख सकता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर एक आम आदमी लिखता है तो उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उससे पहले अगर वो पद पे रहे किसी पे, या जैसे आपका भी कहीं पद रहा है उसके बाद आप तो उसे कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा? देखिए, पद आपको लिखना तो नहीं सिखा सकता, लिखना तो आपका हुनर। मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो पद पे होने का एक फ़ायदा ये होता है कि प्रकाशन की दुनिया में उनको बेचनी है किताब, तो वो ये देखते हैं कि आपके होने से, आपके उस जगह पे होने से क्या उसको बिकने में मदद होगी। मेरे पद का बहुत योगदान नहीं था। मेरी किताब के प्रकाशन में जो सबसे आसान तरीका रहा, इनफैक्ट मुझसे तो एक ने तो पैसे भी मांगे थे। उसने पैसे इसलिए मांगे क्योंकि उसको लगा कि इस पद पे बैठा है तो इतने पैसे तो दे ही देगा मुझे, तो मुझसे इसलिए उसने पैसे मांगे थे, तो पद का मुझे नुकसान हुआ। लेकिन जब राजकमल ने उसको छापा तो राजकमल के संपादक ने मेरे आर्टिकल रेलेवेंट टॉप पे पढ़े थे। उसको ये पता था कि मैं किस तरह का मेरी भाषा है, तो वहाँ से उसको वो कनेक्ट समझ में आ गया। और उसके बाद जब उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा तो फटाफट हो गया। तो उनको ये पता था कि इसका एक फेसबुक पेज है जिस पे फॉलोअर्स भी हैं, इसकी भाषा भी ठीक है, इसका अपना एक बेस है, तो ये बिक भी जाएगी। तो कहानी भी अच्छी है, बिक भी जाएगी। तो दोनों फैक्टर साइड बाय साइड चलते हैं। अगर मैं जिस अनक की बात कर रहा था, अनक के पास ऐसा वो एक होटल में शेफ़ है ओमान में, तो इंडिया में रहता नहीं है, होटल के शेफ़ में होने से ऐसा कोई पद नहीं है, लेकिन राजकमल उसकी कहानियाँ छापता है। मेरी तो फंडा में छापता, उसकी मेन राजकमल से छापता है, तो इसलिए वो मैटर नहीं करता। अनक की किताब मेरी किताब की तरह नहीं बिकती है, कम बिकती है, लेकिन वो विशुद्ध साहित्यिक किताब है। तो प्रकाशक ये देखता है कि मेरे सेगमेंट में, उनके पास भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, किस सेगमेंट में फिट होगा, वो आपको उसके हिसाब से फिट करके ले जाएगा। बाकी इतना ज़रूर है कि आप पद पे हैं तो आप कहीं पे, आप में से कोई किताब लिखेगा तो आप लोगों को रिव्यू करवाना आसान होगा, क्योंकि आप सब पत्रकार हैं, तो आपको अपने दोस्तों को ही कहना है कि भाई यार मेरी किताब का रिव्यू कर देना। इसी तरह के फ़ायदे होते हैं। लेकिन किताब बिकेगी तभी जब उसका कंटेंट अच्छा होगा। ऐसी कोई किताब नहीं है या ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केटिंग से बिकता है। ये बहुत बार चर्चा होती है कि मार्केटिंग जो है किताबों की बहुत हो रही है, किताब मार्केटिंग से बिक रही है। मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट को एक डिमांड ला के खड़ा कर सकता है, लेकिन वो डिमांड 2 महीने 1 साल में ख़त्म हो जाएगी, आगे नहीं चलेगी। एक टीवी आता था जिसका नाम था आईवा। आईवा नाम का टीवी आया जिसका ऐड आता था कि उसमें 2 लोग मिलते हैं, कहते हैं आईवा, हेलो नहीं कहते, आईवा करते हैं। फिर 2 और आते हैं आईवा, और वो आईवा आईवा शोर मचते हुए एकदम से पूरा शहर आईवा आईवा करना शुरू करता है। वो टीवी का ऐड इतना इरिटेटिंग था कि वो कान में बस गया कि यार आईवा। फिर हम लोग स्कूल में मजाक में भी आईवा आईवा करने लगे। टीवी ने बहुत सारे ग्राउंड एक्टिविटी की, बहुत सारे इवेंट्स हुए, मार्केट के अंदर वो शोकेस लगाते थे, डिस्काउंट आए बहुत सारे, सस्ता टीवी था। कलर टीवी उस समय महंगे होते थे, इनका कलर टीवी सस्ता था। तो आईवा जो है खूब बिका। 3-4 साल का पीरियड आप देखिएगा, 3-4 साल में आईवा दबा के बिका, और आईवा आज मार्केट में कहीं भी नहीं है, क्योंकि आईवा ने मार्केटिंग से एक बार तो डिमांड खड़ी की, लेकिन उसके बाद जो क्वालिटी उनकी टीवी की थी वो चाइनीज़ टीवी था, तो पिट गया वो वहाँ से। तो इसलिए आप मार्केटिंग वगैरह जो है आपको एक पुश देगा, लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा है और मार्केटिंग नहीं है तो भी आपका कंटेंट नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक वो जनता के पास पहुंचेगा नहीं, जनता उसको पढ़ेगी नहीं। जी, इनके बाद में मैं सवाल, जब आप एक काम कर रहे हो तो किसी भी कैरेक्टर के साथ भाषा शैली और परिवेश, ये दोनों चीज़ें
कितना महत्वपूर्ण होता है? फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर जैसे आपने कहा पॉलिटिकल सिनेरियो कैरेक्टर को अपना रहे हैं, या मान लीजिए दूसरा कोई उपन्यास है वो फिलोसफिकल तरीके से लिखा जा रहा है, नई कहानी बना रहा है, उस परिवेश को आप कैसे इस टाइम लिख रहे हो और कैरेक्टर के निर्माण करते हुए उसकी भाषा शैली को किस तरीके से आप संरक्षित कर रहे हो? कैरेक्टर का जो हमने बात की थी कि मैं कैरेक्टर का मैप पूरा बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ कि ये कैरेक्टर क्यों है, कहाँ से आता है। अभी जो मैं उपन्यास लिख रहा हूँ उसमें मेरा प्रोटैगनिस्ट आरजे है और उसके पिताजी का कोर्ट मार्शल हुआ था, सूबेदार थे और सूबेदार का कोर्ट मार्शल हुआ तो सूबेदार शराब पीता है, अपने बेटे को पीटता है। तो वो जो मेरा आरजे है वो रिफाइंड है, वो अभी आरजे बन चुका है लेकिन अपने बाप के खिलाफ है। तो वो जब अपने बाप के बारे में बात करता है तो वो ये नहीं कहता है मेरे पिताजी, वो कहता है कि सूबेदार मुझे ऐसा बोला था। ये अपने पिता के बारे में है, लेकिन वो कैरेक्टर बाकी हर किसी से सम्मान से बात करता है। तो मैं उस कैरेक्टर को चूंकि उसके पिता से नाराज़ दिखाना चाहता हूँ इसलिए उसका डायलॉग अपने पिता के लिए हमेशा चेंज होता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो सम्मान से बात करता है। वो जो कैरेक्टर है कहीं ना कहीं क्योंकि सूबेदार का बेटा है तो बहुत पैसे वाला नहीं है, पर सूबेदार ने उसको ठीक ठाक जगह पे पढ़ाया है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फ्लिक्ट भी है कि वो ठीक ठाक जगह पढ़ गया। लेकिन ऐसा कई बार होता है ना कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ आपके पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छी इनकम वाले लोग थे, तो आप उनके बीच में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो मेरा ये आरजे जो है अपने ऑफिस की पार्टीज़ में कंफर्टेबल नहीं है। वो बहुत नामी आरजे है, बहुत अच्छा बोलता है, उसके जीवन के अनुभव हैं उसके शो में आते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं आएगा। तो कैरेक्टर को जब आप उसके परिवेश को बिल्ड करते हैं आप खुद सोचना शुरू कीजिए कि वो कैरेक्टर कैसे काम करेगा। यही राइटर का काम है कि अगर मेरे कैरेक्टर का पिता जो है उसको पीटता है, अगर वो अच्छी जगह पे पढ़ा हुआ है लेकिन जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं कि वो इकोनॉमिकल एंगल वाला जो है कि मैं इस क्लास को बिलोंग नहीं करता। मिशेल ओबामा ने एक टर्म होती है इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम में हम लोग ये होता है कि हम जहाँ बैठे हैं हमें लगता है कि हम वहाँ बैठने के योग्य नहीं हैं, भले ही हम योग्य हों। तो वहाँ पर जो है मिशेल ओबामा जब बनी थी इनकी जब ये प्रेसिडेंट बने थे बराक ओबामा, तो मिशेल ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मुझे लगता है कि मैं इम्पोस्टर हूँ, मैं वाइट हाउस को डिज़र्व नहीं करती, मैं ज़बरदस्ती वहाँ पर जाके बैठी हुई हूँ, पर वो डिज़र्व करती हैं। तो ये जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर का आर कहीं क्रिएट होता है कि मिशेल ओबामा फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए, उसको लगता है कि मैं यहाँ के योग्य नहीं हूँ। मिशेल के ऊपर किताब है। तो ये जो कैरेक्टर का डिलेमा है ये आप उस कैरेक्टर को वहाँ से देखना शुरू कीजिए कि मिशेल के दिमाग में ये बात आई कहाँ से, मिशेल का बैकग्राउंड क्या है। एक ब्लैक फैमिली है, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था। आप जब उसको देखना शुरू करेंगे, और एज अ राइटर हमारा ये काम है कि हम अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करें। आप जब ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आपको अलग अलग तरह के कैरेक्टर नज़र आएंगे कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस परिस्थिति में बिहेव करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो एक कैरेक्टर है वही उठाना है, आप 4 लोगों को मिलाकर एक कैरेक्टर बना सकते हैं, 4 लोगों के बर्ताव को एक कैरेक्टर में लेके आ सकते हैं। अगर अब तो चूंकि एक्सपीरियंस मुझे हो गया तो मुझे उतना नहीं करना पड़ता। अब भी कैरेक्टर मैप लिखता हूँ, मैं प्रॉपर मेंशन करता हूँ कि मेरा ये कैरेक्टर कौन है, कैसा है, एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। मैं अभी तक, आप मानते हैं मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, इतनी देर बात हो गई है, मैं अभी भी बहुत सारी पार्टीज़ में अवॉइड करता हूँ लोगों से बात करना, और वही इम्पोस्टर सिंड्रोम है। प्रोफेसर का बेटा हूँ, मनमोहन सिंह के साथ मैंने काम किया है, कौशिक बासु के साथ मैंने काम किया है, ओबामा की सेकंड सेक्रेटरी साउथ एशिया के साथ मैंने काम किया है। मैं जब उनकी पार्टीज़ में जाता था तो वो वाइन घुमा के बात करना मुझे बहुत अजीब लगता था कि शिट यार क्या हो रहा है मेरे जीवन में। मेरी जो बॉस थी लंदन से पढ़ के आई हुई थी और हमारी पहली मीटिंग थी, मेरी नई जॉब थी, तो उन्होंने कहा कि क्या लोगे, तो मैंने पहले सोचा कॉफ़ी बोल दूँ, फिर मैंने कहा चाय ही पी लेते हैं, तो चाय बोल दी गई। उन्होंने अपनी ग्रीन टी बनाई, मैं चाय का इंतज़ार कर रहा था कि मेरी चाय आएगी। अच्छा, हमारी मीटिंग 10 मिनट में ख़त्म हो गई। जब तक मेरी चाय आई तब तक मैं मीटिंग ओवर हो चुकी है, मैडम अपनी ग्रीन टी पी चुकी है और मेरी चाय आई है, मैं उनके सामने जल्दी जल्दी पी रहा हूँ, जीभ मैंने जला ली। फिर मैंने उसके बाद घर में ग्रीन टी रख के ग्रीन टी पीना शुरू किया। मैंने कई दिनों तक ग्रीन टी पीने की प्रैक्टिस की बिना मुंह बनाए। ऐसे ही मैंने ब्लैक कॉफ़ी पीने की प्रैक्टिस की, ऐसे ही मैंने वाइन ऐसे घुमा घुमा के, मैं विस्की अब जब पीता हूँ तो मैं उसको कर कुरा के पूरे नाटक, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये आदमी कहाँ से आ रहा है। ये जो है ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरा बैकग्राउंड है और ये मेरा एनवायरनमेंट है कि मैं जिस जगह पे बैठा हुआ था उस जगह पे मुझे वो सब चीज़ें करनी होती थी।
मैं एम्बेसीज़ में जाता था तो मुझे एम्बेसीज़ में उसी तरह से बिहेव करना है, मुझे कपड़े वैसे पहनने हैं, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिहार में पैदा हुआ, मैं राजस्थान में पढ़ा बढ़ा, मैं प्रोफेसर का बेटा हूँ, हमारे घर में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस यही तो बात हो रही है। तो अब आप मेरे माइंडसेट को समझने की कोशिश कीजिए। अब आप मेरे ही जैसे बैकग्राउंड के 3-4 और लोगों को ढूंढ लीजिए, आप उनके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली कैरेक्टर के आर्क मिलने शुरू हो जाएंगे कि मैं ही नहीं, उनके किसी हिस्से को उठाइए, मेरे किसी हिस्से को देखिए, और फिर आपका कैरेक्टर बनना शुरू हो जाएगा। परिवेश आपका वहाँ से बिल्ड होगा। और राइटर का मेरे ख्याल से सारा काम यही है, आपने जितना अच्छा कैरेक्टर बिल्ड कर दिया उतना अच्छा कैरेक्टर वो होता चला जाएगा। कटप्पा को आप देखिए, बाहुबली में कम बोलता है लेकिन वफादार है फैमिली का, और इसीलिए अंत में रहा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्योंकि उस कैरेक्टर से आप ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि एंड तक वो ऐसी कोई हरकत कर सकता है, पर उसने की। तो उस कैरेक्टर को, जो कि राजा का वफादार है, जान दे सकता है, क्या वो राजा के आगे बोलेगा? वो कभी नहीं बोलेगा। मैं एक पॉलिटिशियन के साथ काम कर रहा था राजस्थान चुनाव में, उनका 10 साल से जो मीडिया एडवाइज़र है वो अपनी बात मेरे थ्रू कहलवाता था। मैं तो भाई साहब को नहीं बोल पाऊँगा, आप कह दीजिए। क्योंकि 10 साल से वो, जिस दिन पहली उसकी नौकरी थी, वो उनके साथ आया था, कॉलेज से, जर्नलिज्म कॉलेज से पास होकर आया और सीधे उनके साथ लग गया, तो उसके लिए वो हमेशा भाई साहब रह गए। और मैं उसके लिए ये हो गया था कि ये तो आए हैं प्रोफेशनल आदमी बाहर से, इनकी भाई साहब से बात होती है, तो वो आदमी जो ठीक जानता है वो नहीं कह पाता, वो मेरे थ्रू कहलवाता है। तो आपको कैरेक्टर्स अपने आसपास ही मिलेंगे, उनसे आइडेंटिफाई करके उसके परिवेश को सोचिए कि ये इस सिचुएशन में क्या करेगा। मैं एज अ राइटर हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं सामने वाले के जूते में पैर रख के देखूँ कि ये, अगर मैं वहाँ होता तो मैं क्या करता, तो मुझे अक्सर वहाँ से सही जवाब मिल जाते हैं। आई होप आई वॉज एबल टू आंसर। जी मैम। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जैसे बोला कि मैं अपनी पहली किताब मतलब पहली कह रही हूँ, कोई चीज़ दिखा संपादक के पास गया तो उन्होंने बोला कि ये संशोधित कर दिया, फिर वो लेते हैं, तो लेखकों को क्रांतिकारी भी कहा जाता है, क्योंकि वो भावनाओं विचारों से बड़े क्रांतिकारी होते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं विचार कागज पे आते हैं तो वो अलग तरीके से जाते हैं। आपने रवि कोल का भी एग्जाम्पल दिया, लेकिन हमें इतना नहीं समझना चाहिए अपने शब्दों हम अपने पाठकों को उठाने को कोई सोल्यूशन न दें, लेकिन हमें कहाँ तक अपने विचारों में स्वतंत्र रहना। जब हम किसी फॉर्म या कंपनी के लिखे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा होना पड़ता है, बता पत्रकार मैं भी बहुत रोकती हूँ कि वहाँ स्वतंत्र नहीं हो सकती है, लेकिन जब हम अपने लिए लिख रहे हैं या किसी पाठकों को पढ़ाने के लिए लिख रहे हैं तो हमें उस वक्त इतना स्वतंत्र होना चाहिए। नहीं, वहाँ पर राइटर पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। संपादक का जो रोल है, संपादक का रोल ये है कि वो आपको ये बताता है कि ये आप जो कहना चाहते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो क्या ज़्यादा हो गया है, इसको छोटा किया जाए, क्या कम शब्दों में कहा जा सकता है, क्रिस्प बने, या आपने जो कहा है ये साफ नहीं हो रहा है, इसको बड़ा किया जा सकता है। संपादक का असल गेम वहाँ पर है। संपादक जो है आपके विचारों को अगर रोक रहे हैं तो गलत है। मेरे केस में मैंने बताया भी था कि मेरे संपादक ने सिर्फ इसलिए वो चैप्टर चेंज करवाया, चैप्टर चेंज नहीं, चैप्टर है, लेकिन मैं ओपनिंग वहाँ से करना चाहता था। वो ये चाहते थे कि ऐसा न लगे सबको कि नवीन एक ही फॉर्मेट में लिखता है। संपादक के माइंड में ये थॉट प्रोसेस था कि नवीन एक फॉर्मेट में लिखता है, ये इमेज ना बने, इसलिए मुझे फॉर्मेट चेंज करना चाहिए, मुझे किसी और चैप्टर को ओपनिंग चैप्टर बनाना चाहिए। तो हर बार जो है, पहले में भी राजनीति, दूसरे में राजनीति, तो मैंने कॉर्पोरेट से शुरू किया, तो मैंने सेकंड चैप्टर जो मुझे लगा वो यूज़ किया। हालांकि मुझे अभी भी लगता है, ये मेरा मानना है, ये मुझे लगता है कि मुझे वहाँ से शुरू करना चाहिए था। तो वो अपना थॉट प्रोसेस है, लेकिन कहानी वही है। संपादक के साथ मेरी एक चीज़ में डिबेट हुई थी कि जनता स्टोर के अंदर वन लाइनर सटायर हैं सिर्फ। उन्होंने, चूँकि संपादक एक विचारधारा के थे, तो उन्होंने एक पार्टी के ऊपर के सटायर तो रहने दिए और दूसरी के हटा दिए उन्होंने। और मैं, चूँकि वो सटायर 1 लाइन के थे, तो मेरे को ध्यान भी नहीं गया कि हट गए इसके अंदर से। सेकंड नॉवल के अंदर एक भी लाइन इस तरह की हटाना पूरी किताब की आइडियोलॉजी चेंज कर देता, क्योंकि वो किताब किसी आइडियोलॉजी के पक्ष में नहीं है। आप किसी भी एक कैरेक्टर के डायलॉग हटाएंगे तो वो आइडियोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो ये मैंने बहुत स्पष्ट उनको ये निर्देश दिया था कि आप मुझसे डायलॉग चेंज करवा सकते हैं, हटा नहीं सकते मुझसे पूछे बिना, जैसा आपने पिछले उपन्यास में किया था। तो एज अ राइटर ये आपका हक है कि आप अपने विचार को वैसे ही रखें। सिर्फ एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटरेस्टिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये संपादक के हाथ में छोड़ दीजिए।